Universe India 2025. Miss India, sometimes the most beautiful crown is invisible. What invisible crown do you wear? प्री पैजेंट यानी कि पैजेंट से पहले क्या तैयार करना है, फिर ड्यूरिंग पैजेंट क्या होगा, पोस्ट पैजेंट यानी कि जीतने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद हाँ, और फिर अगर आप हार गए तो आपको क्या करना है। The invisible crown that I would wear is the crown of courage and contentment. Because I believe that if you have contentment in yourself, if you believe in yourself, then you can attain anything. मिस यूनिवर्स की तरफ लें तो प्रेजेंटली में जो है मनिका वो है, फिर महक ढींगरा है। मिस इंडियाज की बात करें तो मानुषी चिल्लर हो गई, फिर है शिफाली सूद है जिसकी मैं लाइफ कोचिंग करती थी, सिन्नी शेट्टी है, मेरी अपनी क्लास फेलो मिस इंडिया में गई थी। अच्छा हाँ, स्वीटी गरेवाल नाम था उसका, आई थिंक 83-84 में वो गई थी, तो वो भी मेरे पास आई थी कि मुझे कुछ सिखा दे। अच्छा खुद मैं 82 में हिमाचल क्वीन बनी। एक होता है मॉडलिंग वॉक, वो अलग होता है, अच्छा एक होता है पैजेंट वॉक, वो अलग होता है। अलग होता है। सोशल एटिकेट में आता है कि आप लोगों से मिलो तो उसको बोलते हैं मीटिंग एंड ग्रीटिंग एटिकेट। ओके अलग अलग तरीके से अलग अलग कल्चर्स में लोग मिलते हैं। चाइना की तरफ जाओ तो 3 नंबर को लकी नहीं मानते हैं, हम लोग इंडिया में 13 नंबर को लकी नहीं मानते हैं। पेरेंट्स जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको ये बोलना चाहूंगी कि आप कोई भी फील्ड ले लो, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी ले लो, दफ्तर भी ले लो, वहां पर भी बच्चे सेफ नहीं है, कहीं पर भी बच्चे सेफ नहीं है। सिर्फ ऐसा नहीं कि ग्लैमर वर्ल्ड में ही बच्चे सेफ नहीं है, सही है। दुनिया में कहीं भी बच्चे सेफ नहीं है। हर फील्ड में प्रॉब्लम आती है। ये बच्चे पे डिपेंड करता है, आपके संस्कारों पे डिपेंड करता है कि वो बच्चा अपने को कैसे कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। लोग बोलते हैं हाउस क्यों रखा, इंस्टीट्यूट भी बोल सकते थे। पैजेंट्स के थ्रू, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के थ्रू इंडिया को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे लेके जाना। Hey guys, welcome to Papa Sorry. It stands for alternative and the tagline is dare to say no to one more attempt. So guys, today we have with us very special guest guys and the guest name is रीता गैंगवानी मैम। आज का पॉडकास्ट गाइस काफ़ी खास होने वाला है गाइस, क्योंकि यूनिक वर्ल्ड को हम लोग इस पॉडकास्ट में एक्सप्लोर करेंगे। वो पैजेंट वर्ल्ड, ब्यूटी का जो पैजेंट वर्ल्ड होता है, उस वर्ल्ड को हम लोग इस पॉडकास्ट में एक्सप्लोर करने वाला है। तो ये पॉडकास्ट काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है गाइस। सो बी विथ मी गाइस। तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई गेस्ट गाइस। मैम वेलकम ऑन पापा सॉरी मैम। थैंक यू। पर आपसे इससे पहले कि आप मुझसे सवाल पूछे, मेरा सवाल है, यस मैम। ये पापा सॉरी क्या है? पापा सॉरी मैम, मैं आपको बताता हूँ। मैम इंडिया में क्या होता है कि जो पेरेंट्स लोग होते हैं, मेरे को लगता है कि ज़्यादातर पेरेंट्स गाइड करते हैं अपने बच्चों को एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, कि आप 10th के बाद या 12th के बाद इंजीनियरिंग करो, डॉक्टर में जाओ, मतलब ये फ्यू कैरियर्स पाथ को ही पेरेंट्स लोग फोर्स करता है। लेकिन मेरा पापा सॉरी का कहने का मतलब ये था कि बी कैरी योर पर्सनालिटी, बी यूनिक, एंड जो आप करना चाहते हो बाय इंटरेस्ट उसको लेके चलो। आप पेरेंट्स के चॉइसेस से मत जियो, अपने चॉइसेस से जियो। तो वो था मैम इसका जी, पापा सॉरी का विजन था ये। आपका लाइफ काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे, मैं थोड़ा बहुत रिसर्च करके आया हूँ आपके प्रोफाइल पे। तो मैम आपका फर्स्ट डिकेड ऑफ योर लाइफ कहाँ गुजरा मैम? आप पेरेंट्स के साथ कहाँ पे थे और आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? आप इसके बारे में थोड़ा बात कीजिए। जी बिल्कुल। मेरी पैदाइश हिमाचल प्रदेश में हुई, शिमला में। या मैम। एंड 2 भाई, एक 18 साल का, एक 16 साल। तो सबसे छोटी मैं, और मुझे माँ बाप के अलावा दोनों भाइयों का भी बहुत प्यार मिला, क्योंकि
एक छोटी सी गुड़िया उनको मिल गई खेलने। एज गैप का बता रहे थे, हाँ। 15 और 16 18 और 16। और थर्ड मतलब यंगर। मैं थर्ड चाइल्ड थी और सबसे छोटी थी, तो वो तो ऑलरेडी बड़े हो चुके थे, तो मम्मी पापा के साथ उन्होंने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर की मुझे बड़ा करने की। या और मुझे मतलब 3 पिताओं का प्यार मिला मम्मी के साथ साथ, तो बहुत अच्छा बीता बचपन। बिल्कुल एक गुड़िया की तरह मम्मी सजाती थी, प्यार करती लगती भी थी शायद मैं, क्योंकि छोटे बच्चे तो वैसे ही सबको बहुत प्यारे लगते हैं। तो बहुत अच्छा बचपन बीता मेरा, लेकिन मैं कहूँगी कि बचपन घर में तो बहुत अच्छा था, सही है। लेकिन जब हम स्कूल की बात करें यस मैम। तो स्कूल में क्योंकि मेरे पेरेंट्स का कद काफ़ी छोटा था, ओके मैम। तो मैं भी छोटी थी, अभी भी आप देख रहे हैं छोटी हूँ कद में, तो कद छोटा था तो मुझे हमेशा लाइन में सबसे आगे रखते थे। स्कूल टाइम पे। ओके वाह। तो लाइन में वो सबसे आगे रखते थे, मुझे बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि मैं तो बचपन में ये सोचती थी मैं बड़ी क्यूट हूँ इसलिए आगे रखा है। अच्छा। लेकिन धीरे धीरे 5th 6th में पहुंचे तो मैंने देखा कि सब लड़कियां मुझसे लंबी, मैं उतनी की उतनी रह गई। ओके। और लड़कियां जैसे नाम दे देती हैं अपने दोस्तों को, मिर्ची, आलू, कॉकरोच, यस। तो ऐसे मुझे नाम मिलने शुरू हो गए। क्या? ठेंगू, बोनी, मिनी रोड रोलर। ओके। तो मुंह पे तो मैं हंसती थी फ्रेंड्स के, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ होती थी दिल में कि मेरे को ऐसा क्यों बोलते हैं। मैं रियलाइज़ किया मेरी हाइट की वजह से बोलते हैं। अभी भी उस उम्र में भी नहीं बच्चे को पता होता कि हेरिडिटी कोई चीज़ होती है, यस। कि माँ बाप की हाइट का असर आप पे भी पड़ता है। घर जाके रोती थी, पेरेंट्स को बोलती थी, तो बहुत लटकाया वटकाया, लेकिन मैं जितनी थी उतनी की उतनी रही। यस मैम। अब इस वजह से हुआ ये कि बाकी लड़कियां लंबी लंबी, तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत नीचे आ गया था, ओके। क्योंकि वो अपना ग्रुप बनाने लगी थी, मुझे इंक्लूड नहीं करती थी कि ये तो बच्चा टाइप है, टाइप से नो, इस टाइप से मेरे को ट्रीट करते थे। सही मैम। तो अलग थलग सी रहने लगी, कॉन्फिडेंस नीचे आ गया, पढ़ाई में नीचे आने लगी। और वर्स्ट पार्ट ये हुआ कि कॉलेज स्कूल का एनुअल डे था, ओके। और वो कोई ड्रामा करना चाह रहे थे, उसमें वो ढूंढ रहे थे हीरो हीरोइन के लिए कौन चाहिए, तो मैं भी ऑडिशन देने के लिए गई। ओके। अब मैम ने मुझे देखा तो मुझे सबके आगे उन्होंने पूछा तुम क्या कर रही हो उस कमरे में। ऐसा मैम मैं ऑडिशन देने आई। मैम ने बोला ऐसा? हाँ, तो ऐसा मैम ऑडिशन देने आई हूँ। तो बोली तुम्हें पता तो बता भी है हीरोइन बनने के लिए क्या क्वालिटीज़ चाहिए। या। तो मैंने बोला यस मैम, आई थिंक मुझ में सब है। या। बोले अगर तुम्हारा हीरो मतलब 6 फुट का हुआ और तुम 4 फुट की हुई तो क्या जचेगा? तो ऐसा मैम अगर मेरी एक्टिंग अच्छी हो तो अब हीरो भी मेरे हिसाब से लीजिए। या। तो जब मैंने आर्ग्यूमेंट किया ना, तो टीचर ने सबके आगे मुझे थप्पड़ मारा, स्लैप। हाँ, और सबके आगे बोली ये देखिए 2 फुटिया हीरोइन बनने आई है। तो ये जो बातें टीचर ने कही ना, तो कहीं ना कहीं मेरे दिल पे कहते ना जख्म इतना गहरा पड़ गया। कॉन्फिडेंस तो पहले ही नीचे आना शुरू हो गया था, अब ये जब बोला तो एक किस्म से ना जेल होता है, ऐसे दरवाज़ा बंद कर दिया। और मैं मतलब लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया, मतलब मेरा बहुत कॉन्फिडेंस नीचे आया। तो मैं भी कौन से क्लास का बात कर रहे थे आप? ये मैं बात कर रही हूँ 9th की। 9th क्लास की बात कर रहे हो आप? ओके। और बस मैं तो स्कूल ही नहीं जाना चाहती थी इसके बाद। ओके। पर मेरे पेरेंट्स ने मुझे पुश किया कि नहीं 1 साल की और बात है, तुम करो तुम करो तुम करो, फिर तुम स्कूल चेंज कर लेना सब ठीक हो जाएगा, या कॉलेज चले जाना सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने जैसे तैसे अपना स्कूल पास किया, और मेरे को फिर मेरे डैड ने जो बेस्ट कॉलेज है शिमला का, मैं सेंट थॉमस स्कूल था मेरा, अब कॉलेज था मेरा सेंट बीड्स, वहाँ पे डाला। तो सेंट बीड्स में जब मैं गई तो वहाँ पे मैंने अपना म्यूज़िक लिया, होम साइंस लिया, जो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट थे। ओके। उनमें मैं एक्सेल भी करना शुरू हुई। सही में। और वहीं पे मैं जब कॉलेज में भी गई ही थी, तो हमारे ज़माने में बड़ी अच्छी रैगिंग होती थी। मतलब रैगिंग। हाँ, रैगिंग ऐसे नहीं जॉब होती है, अच्छा। वो बड़े अच्छी से मतलब मजाकिया से और दोस्त बनाने के, तो बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर रैगिंग का भी होता था। और हम लोग तो एज ए फ्रेशर लुक फॉरवर्ड करते थे कि रैगिंग होएगी हमारी, अच्छा। क्योंकि बहुत ही फ्रेंडली रैगिंग होती थी। तो मैम कॉलेज वुमेन्स कॉलेज था या वुमेन्स कॉलेज? वुमेन्स कॉलेज? हाँ, पर वुमेन्स कॉलेज में जाने से पहले, या मैम, जब एडमिशन अभी हुआ ही नहीं था, तो उससे पहले मेरे डैड ने मुझे 2-3 कॉलेज का ऑप्शन दिया था। ठीक है। वो उन्होंने मुझे एक मेल का को एजुकेशन कॉलेज में भी डैडी लेके गए थे, वहाँ पर भी मैंने एडमिशन लिया था। सही है। और वहाँ से क्यों छोड़ा वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। मैं वो इसलिए नहीं बोला कि बड़े दुख भरी रग है, बट कोई नहीं, शायद मेरी बात से लोग इंस्पायर हो यस सके। मैम, आई वांट टू बी बिल्कुल रॉ मैम, बिल्कुल रॉ स्टोरी। तो मैं वहाँ पे जब उस कॉलेज में गई,
पहला जो को एजुकेशन कॉलेज था, तो वहाँ मैंने बताया रैगिंग वहाँ भी होती थी। सही है। तो अमिताभ बच्चन जी का ज़माना था हाँ। और सारे लड़के अमिताभ की तरह तैयार होते थे। अजय। जंजीर पिक्चर आई थी उनकी। जंजीर। हाँ, तो छोटे छोटे बाल, क्रू कट, आर्मी टाइप बाल, एंड यू नो। तो जिस लड़के ने मुझे रैग किया वो देखने में बिल्कुल वैसा ही लगता था अमिताभ जी जैसा, क्योंकि शिमला के लड़के ना वैसे ही गोरे चिट्टे या। तो भाई उस उम्र में जो होता है मेरे साथ भी हुआ, वन साइडेड इन्फैचुएशन। ओके। इतना ज़्यादा मुझे वो लड़का पसंद आ गया उस ज़माने में कि मैंने मतलब क्लास में नहीं जाना उसे देखे बिना। अच्छा। तो अभी 15-20 दिन हुए थे, मैंने बस खड़े रहना उसको रोज़ देखने के लिए कि आज ये क्या पहन के आया है, कौन से रंग की ड्रेस है। नेक्स्ट से मैंने वही रंग की ड्रेस पहनी। तो मेरी फ्रेंड्स बड़ी परेशान हो गई, बोली कि यार तू उसको बोल क्यों नहीं देती। सही है। भाई उस ज़माने में नहीं हम बोल सकते थे ऐसी बातें। उस ज़माने में अगर कोई लड़की ऐसे बोलते ना किसी लड़की को तो ब्लैक स्पॉट लग जाता था। तो मेरी फ्रेंड ने बोला अरे मैं पता करती हूँ, मैं बता कर आती हूँ कि वो तुझे पसंद करता है कि नहीं। सही है। तो गई होगी किसी के थ्रू बात कराई होगी, तो उस लड़के ने बोला अरे वो जो गेट पे खड़ी रहती है छुटकी सी, ना अक्ल है ना शक्ल। ओके। तो जब ये सेकेंड रिजेक्शन आया स्कूल के बाद मेरे ऊपर, यस मैम। तो मुझे बहुत धक्का लगा इससे। सैटर्ड फ्रॉम इनसाइड। हाँ, और इतना ज़्यादा परेशानी हुई कि मुझे लगा कि मैं तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। घर आई, मैंने अपने डैड को बोला, डैड ने बोला ठीक है तुम छोड़ दो ये कॉलेज, क्योंकि अब तक तो उस लड़के ने औरों को भी बता दिया होगा भाई। नाम तो खराब करेगा ही। सही है। तो फिर डैड ने मेरे को विमेंस कॉलेज में डाला। अच्छा। अब विमेन कॉलेज में भी ये बात तो पहुंच गई, मेरे पहुंचने से पहले बात पहुंच चुकी थी उस ज़माने में। ये बातें भी अब देखो, अब तो कुछ भी कोई कर ले तो बात इतनी नहीं बढ़ती। वहाँ पे अगर आप किसी लड़के को कोई लड़की प्रपोज करे तो वो भी उस ज़माने में कहा जाता था कि भाई तो बहुत अजीब, बहुत ही बोल्ड लड़के, बहुत। तो वहाँ कॉलेज में भी तो मैं ना वो भी नहीं कर कॉलेज, वहाँ भी मैंने बोला मैंने नहीं करना। अपने डैड को बोला मैंने तो कॉलेज करना नहीं है। मेरी फ्रेंड्स बता रही है मेरे को कि तूने तो ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया। तो मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस भी हो गई इस बात से कि मैंने अपनी लाइफ में भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करी, तो मैं बचा ली गई। और तब तक मैं सोच ही रहे थे, डैड सोच रहे थे कि भाई अब कैसे इसकी पढ़ाई पूरी कराएं, कॉलेज तो जाना नहीं चाहती। तो मैंने बताया आपको कि कॉलेज में, इस सेकंड कॉलेज में मैंने म्यूज़िक और होम साइंस लिया था। अच्छा। तो जो मेरी म्यूज़िक की टीचर थी ना वो मुझे बहुत पसंद करती थी। वाह। तो मेरी म्यूज़िक की टीचर को जब पता लगा कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है, तो पहले तो उन्होंने सब बच्चों को असेंबली में डांटा कि तुम ऐसे किसी को कैसे कुछ बोल सकते हो। क्या किया उसने? यस। ऐसे तुम भी तो फिल्म स्टार्स के फोटो ले लेके घूमते रहते हो। उस जमाने में तो ऑटोग्राफ चलते थे। बहुत ज़्यादा। तुमको कभी किसी ने बोला है कि तुम गलत कर रहे हो? उसने तो बेचारी ने कुछ भी नहीं किया। सही। तो मैम मुझे घर में मिलने के लिए आई और मैम ने जो बातें मुझे बोली, शायद आज मैं उन्हीं बातों की वजह से यहाँ पे हूँ। मैम का नाम जानना चाहूँगा। जी मैं बता रही हूँ। मैम पिछले ही साल इस संसार से चली गई। मेरा मैम का नाम था कृष्णा भीमसेन मैम। वाह। एंड वो मेरे म्यूज़िक की टीचर थी, बहुत बड़ी म्यूज़िक की गुरु थी और बहुत बड़े बड़े गुरुओं से उन्होंने म्यूज़िक सीखा था। उनके हस्बैंड अभी भी ज़िंदा है, भीमसेन जी। यस। वो भी बहुत बड़े म्यूज़िक के गुरु हैं। तो मैम मेरे घर आई मुझे मिलने के लिए जब मैं अस्पताल से वापस आई थी अपने अटेम्प्ट के बाद। अच्छा, सुसाइड अटेम्प्ट। हाँ जी। तो मैम घर पे आई, ठीक है ना। और यहाँ वहाँ की बात करी और जेब से 100 का नोट निकाला और मुझे बोला कि बेटा ये क्या है? मैंने कहा 100 का नोट। चेंज कितनी मिलेगी? 100 पे 100। सही है। मैम ने क्रश किया, बोला अब चेंज कितनी मिलेगी? 100 का नोट। मैंने कहा 100 पे 100। उसको गंदा किया नोट को। फिर बोले ये क्या है? मैंने कहा 100 का नोट। चेंज कितनी मिलेगी? 100। मैम ने कहा बेटा जिस तरीके से 100 के नोट को, नए नोट को मैंने क्रश किया, गंदा किया, लेकिन क्या ऐसा करने से इसकी वैल्यू चेंज हो गई? ये 100 का था, 100 का ही रहा ना। वाह मैम। तो बिल्कुल इसी तरीके से उन्होंने कहा कि सोसाइटी ना तुम्हें गंदा बोलेगी, तोड़ेगी, क्रश करके छोड़ देगी, लेकिन क्या किसी के बोलने से तुम्हारी वैल्यू कम हो सकती है? नहीं हो सकती। और मैम की असली सेंटेंस थे, डू नॉट मेक एनीबडी एल्सेस ओपिनियन योर ओन रियलिटी। किसी की सोच को अपनी सच्चाई मत मान लो। या मैम। और मैम ने मुझे समझाया कि बेटा सबसे पहले तुम अपनी वैल्यू तो ढूंढो। तुम्हें खुद ही नहीं पता तुम्हारी वैल्यू क्या है। जिस दिन तुम्हें अपनी वैल्यू पता लग जाएगी ना, तुम पीछे मुड़ के नहीं देखोगी। तो फिर मैंने मैम से पूछा, मैम आप ही बताइए, मुझे तो नहीं पता। या मैम ने कहा ठीक है, एक पेपर पेन लेके आओ। पेपर पेन ले गई, उसमें लाइन ड्रॉ करी और बोला एक तरफ लिखो मुझ में अच्छा क्या है।
एक तरफ लिखो कि मुझ में खराब क्या है। खराब किया। तो मैंने लिखा काफ़ी सोच के, तो मैम ने देखा तो बुरे में 4 कुछ चीज़ें होंगी और अच्छे में 8-10 चीज़ें थी। तो मैम ने कहा देखा इतनी अच्छी चीज़ें तुम में है, इन सब को तुम सैक्रिफाइस कर रहे हो इन 4 चीज़ों की वजह से। एंड फिर उन्होंने समझाया कि जब हम दुनिया को देखते हैं ना, तो हम दुनिया को हमेशा उनकी अच्छाई देखते हैं लोगों की। ओके। हमको लोगों की बुराइयां दिखती नहीं, हम लोगों की अच्छाइयां देखते हैं कि उसमें ये अच्छा है, वो मुझसे लंबा है, वो मुझसे गोरा है, वो मुझसे ये, और हमेशा अपनी बुराई देखते हैं। मतलब हमने आईना ऐसे कर रखा है दूसरे की तरफ। तो मैम ने कहा बस आईने को ऐसे मोड़ लो, वाह। अपनी तरफ आईना मोड़ लो और अपनी अच्छाई को देखो और उस पर काम करो। और मैम ने एक और बहुत अच्छी बात बोली कि कौन है दुनिया में जो परफेक्ट है। दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान में अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं, तभी वो इंसान कहलाता है। बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी भी ले लोगे ना, उनके अंदर भी बुराई होंगी, लेकिन हमें क्यों नहीं दिखती? क्योंकि उन्होंने अपनी अच्छाइयों को इतना बड़ा कर दिया कर रखा है। कि हमारी नज़र उन पर नहीं पड़ती जो बुराइयाँ होंगी। तो तुम भी यही करो, अपनी अच्छाइयों को इतना बड़ा करो कि बुराई पे नज़र ही नहीं जाएगी। और वो मेरी ज़िंदगी का बड़ा भारी लेसन था। डू नॉट मेक एनीबडी एल्सेस ओपिनियन योर ओन रियलिटी। और मैंने उस दिन सोचा कि अब तो मैं इन्हीं लोगों को बताऊंगी जो मेरे को ऐसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं। मैम ने मुझे बड़ी मदद करी। मैं कॉलेज में डिबेट कमेटी की चीफ बनी, मैं म्यूज़िक की चीफ बनी, और जहाँ भी कॉलेज को रिप्रेजेंट करना होता था खुल के जाके रिप्रेजेंट करती थी और हर जगह से कॉलेज का नाम रोशन करके आती थी। तो अब ये भी टाइम आ गया जब कॉलेज वाले खुद कहते थे भाई उस चुटकी को बुलाओ, नाम तो चुटकी था अभी भी, वो चुटकी को बुलाओ वो जाएगी। सही है। लेकिन अब वो चुटकी बोलने के लहजे में फ़र्क था। फर्क था। तो चलो अब ये चल पड़ी ज़िंदगी। तो कहते हैं ना, एक शाहरुख का डायलॉग है कि जब आप किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहते हो तो कायनात भी दरवाजे खोलती है। यार मैं रास्ते पे चल रही थी तो न्यूज़पेपर वाला बैठा था। ठीक है। चलते चलते नज़र पड़ी न्यूज़पेपर पे हेडलाइंस थी, वांटेड वुमेन इन द आर्मी। ओके। अब हमने पहले तो कभी सुना ही नहीं था वुमेन इन द आर्मी। तो मैंने बड़ा डर डर के पेपर उठाया। मेरे को पता था आर्मी तो हाइट तो मांगेंगे ही मांगेंगे, अच्छा। लेकिन देखा तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम था। ओके। हाइट का कोई चक्कर ही नहीं था सही उसमें। है। और मुझे लगा कि भाई बेसिक क्वालिफिकेशन मैट्रिक 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 था। तो बस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था, इसमें जीके, इंग्लिश, मैथ्स, ये सारी चीज़ें थी। तो मुझे लगा कि ट्राई करने में क्या बुराई है, कि पढ़ाई में मैं उतनी बुरी भी नहीं थी, बुरी बन गई थी बिकॉज मेरा कॉन्फिडेंस लो आ चुका था, लेकिन थी तो मैं अच्छी पढ़ाई में। सही। मुझे लगा कि मैं ट्राई कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं था किसी भी लेडी आर्मी ऑफिसर को। आज तो मैंने मेहनत करी और मैं अपीयर हुई अपने एग्ज़ाम में, मेरिट लिस्ट से उसमें पास हुई। फिर मैं बोर्ड में अपीयर हुई, उसमें भी बहुत अच्छे मार्क्स से बाहर निकली। मेडिकल हुआ, उसमें भी क्लियर हो गया। और मैं बड़े अच्छे से, मुझे जो अलॉट हुआ वो एयरफोर्स की ट्रेनिंग अलॉट हुई। तो मैं कमांड हॉस्पिटल एयरफोर्स बैंगलोर में अच्छा। ट्रेनिंग लेने के लिए गई, MNS कॉप्स के अंदर। ओके। और मैंने अपनी वहाँ से ट्रेनिंग ली और फिर उसके बाद मैं कमीशन हुई एज ए लेफ्टिनेंट इन इंडियन आर्मी। और हिमाचल प्रदेश की पहली लेडी आर्मी ऑफिसर अपनी कॉप्स में, MNS कॉप्स में मैं बन के बाहर आई। क्योंकि इससे पहले हिमाचल से कोई भी लड़की इस कॉप्स में नहीं गई थी। और मैं जब अपनी यूनिफॉर्म पहन के, अपने तगमे वगमे पहन के जब घर आई, तो कॉलेज वालों को भी जब पता लगा, तो अब वही लोग जो पहले मुझ पे बोलते थे ना, अब वही कहने लगे हमें तो पहले ही पता था तो बहुत कुछ कर लेगी, ये कर लेगी, वो कर लेगी। सो वो मेरा कहते ना एक टर्निंग पॉइंट था लाइफ का। क्योंकि मैं, जो भी सुनने वाले हैं बच्चे, उनको मैं यही बोलना चाहूँगी कि जिस दिन आप अपनी वर्थ, आप शीशे के आगे खड़े होते हो, तो सबसे पहले हर कोई करता है, शीशे के आगे खड़े होते हैं। तो जब हम तैयार हो रहे होते हैं तो खुद ही को बोल रहे होते हैं काश मेरे बाल लंबे होते, सही है। काश मैं गोरी होती, काश मैं लंबी होती, काश मैं ये होती वो होती। तो सबसे पहले सुन कौन रहा है भाई? सबसे पहले तुम्हारी आत्मा ही सुन रही है। या तो तुम जब खुद से प्यार नहीं करते, खुद को ही तुम सुबह सुबह गालियाँ देनी शुरू करते हो, तो भाई संसार तुम्हें कैसे प्यार करेगा? जो तुम्हारे पास है वो ही बाहर जा रहा है, और जो बाहर है वही तुम्हें अंदर मिल रहा है। जो तुम हो वो, जो अंदर है वो बाहर है, जो बाहर है वो अंदर है। जिस दिन तुमने अपने अंदर कॉन्फिडेंस, चाहे आप एक फुट के हो, लेकिन अगर आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि भाई मेरे जैसा कोई नहीं ना, तो संसार भी मानेगा तुम्हारे जैसा कोई नहीं। या तो ये मेरा लविंग लेसन था, बहुत ज़्यादा टर्निंग पॉइंट था लाइफ का। एंड इंटरेस्टिंग बात, मैंने आर्मी में सर्व किया। मेरे लिए मुश्किल थी ट्रेनिंग, बहुत मुश्किल। ट्रेनिंग पीरियड जानना चाहूँगा कितने? हाँ, 3 साल की ट्रेनिंग होती है हमारी जनरल, और फिर उसके बाद 1 साल की ट्रेनिंग और होती है स्पेसिफिकली मिडवाइफरी की ट्रेनिंग। ओके।
तो 4 साल तो ट्रेनिंग में निकल जाते हैं हमारे, लेकिन हमारी ट्रेनिंग के इमीडिएटली बाद हमें कमीशन मिल जाता है, बाकी की ट्रेनिंग कमीशन के बाद चलती है। तो एज एन ऑफिसर लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होती है, एज अ कैडेट लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो पूरा ट्रेनिंग वगैरह मेरे लिए भी मुश्किल थी, क्योंकि नेचुरली कद छोटा है तो वॉलीबॉल खेलना, या इस टाइप की जो गेम्स हैं, शिमला में कभी स्विमिंग पूल देखा नहीं, पानी से वैसे ही डर लगता था, तो मुझे हमेशा यही लगता था कि मैं कैसे कर पाऊंगी, पर मैंने किया, हिम्मत करके किया, हिम्मत नहीं हारी। बहुत से बच्चों ने छोड़ दिया। आपका जो बैच था, हाँ। जब आप पास आउट हो रहे थे ट्रेनिंग पीरियड से, तो कितने मेंबर का ग्रुप था आप लोग का, और कितने गर्ल्स थे, कितने बॉयज थे, कुछ याद है आपको? हाँ जी, 14 के करीब थे हमारे बैच में बच्चे, सही है। और 6 महीने का प्रोबेशन था, जिसमें एटलीस्ट 4-5 बच्चे तो ड्रॉप आउट कर गए थे। ड्रॉप आउट कर गए। हाँ, वो कोप अप नहीं कर पाए क्योंकि ट्रेनिंग बड़ी हार्ड हो। ओके। बट मैं बिल्कुल अपना कहते हैं ना पैर जमाए रखा उसमें कि कम वॉट में, और वो रूटीन जो था सुबह 4 बजे उठना और डिसिप्लिन एंड एवरीथिंग, आई वेंट थ्रू इट, एंड आई थिंक आज मैं जो भी हूँ मेरा 90% क्रेडिट तो आर्मी को ही जा रहा है। जाता है। हाँ, वाह। क्योंकि अब जो नेक्स्ट डिकेड में भी जो चेंज आया वो कहीं ना कहीं आर्मी से ही आया। पर वहाँ तक पहुँचने से पहले मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि क्योंकि मैं कद में छोटी थी, बचपन में मुझे स्टेज पे सबसे आगे खड़ा कर देते थे भी सब मुझे देखें, तो मुझे बचपन से ना स्टेज का बड़ा शौक था। और क्योंकि मैं म्यूजिक ली थी तो मैं गाती भी थी, मैं एक्टिंग भी करती थी, तो मुझे स्टेज का बड़ा शौक था। सही है। सपने मेरे बचपन में बड़े होते थे कि आर्मी में जाने से पहले कि मैं एक दिन एयर होस्टेस बनूंगी, मैं एक दिन मिस इंडिया बनूंगी, मैं एक दिन एक्ट्रेस बनूंगी, इस टाइप के सपने थे, मॉडल बनूंगी। तो मैं इस सपने आपको क्या मॉम डैड डाल देते आप? नहीं, मैं उस जमाने में टीवी नहीं होता था। सही बात है। टीवी शीवी नहीं होता था, मैगजीन्स होती थी। तो मैगजीन्स पढ़ते थे आप? मैगजीन्स होती थी, और मैगजीन्स में आप देखते थे ये सारी चीजें। मिस इंडिया तो 62 से चला रहा है, तो मैगजीन देखते थे, तो सपने होते थे मेरे, मैं भी एक दिन ऐसे करूंगी, मैं भी ऐसे करूंगी। हमारे जमाने में तो मधुबाला और ये सारे टॉप में होते थे। सही है। फिल्म स्टार्स पे धीरे धीरे शर्मिला टैगोर जी और आपकी राखी एंड वहीदा रहमान ये सारा। रेखा उका? नहीं, रेखा तो काफी बाद में। अच्छा। फिर वो ट्रेंड शुरू हो रहा था, तो और मेरी मम्मी को भी फिल्मों का बड़ा शौक था, तो मेरे को तो एक्ट्रेस बनना है, कभी मुझे एक्ट्रेस बनना है, कभी मुझे मॉडल बनना है, कभी मुझे कुछ ना कभी कुछ। तो वो तो सपने तो बड़े थे ही। मतलब पैम्पर्ड चाइल्ड थे आप? पैम्पर्ड तो थी और सपने भी थे। हाँ। बट पता भी था कॉलेज पहुंचते पहुंचते कि भाई तुम्हारा कद ऐसा है, कौन लेगा तुम्हें इन चीजों में। और फिर आर्मी में जब ले गई तो उसके बाद ये हुआ कि एक टाइम आया व्हेन आई मेट माय हस्बैंड। तो मेरे हस्बैंड सिविलियन है, आर्मी से नहीं है। और आर्मी में ना हर 2 साल आपको पोस्टिंग होती है। यस, यू राइट। और मेरे इन लॉज जो थे थोड़े बूढ़े थे और उनको मदद की ज़रूरत थी घर में। तो मुझे ये लगा कि नहीं, अब मैंने जो सीखना था सीख लिया, मेरे को ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। सही है। तो मुझे फिर मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया इंडियन आर्मी से, और मैं घर पे मम्मी डैडी का ख्याल रखने लगी। ओके। अब घर से ये तो अब जिसको काम की आदत पड़ जाए ना, वो टिपिकल हाउसवाइफ भी कई बार नहीं बन पाता। सही है। तो बच्चे जब एक उम्र में पहुंच गए कि हाँ भाई अब ये अपने पैरों पे, मतलब मेरी 100% उनको हर चीज़ में ज़रूरत नहीं है, तो मैंने फिर सोचना शुरू किया मैं क्या करूं। In which year you had married, man? आई गॉट मैरिड इन 1982 Okay. एंड फिर मेरे 1983 एंड में मेरी बिटिया हो गई। Okay. फिर 2 साल बाद बेटा हो गया। Yeah, man. तो छुटपन में उनका थोड़ा ध्यान रखने के लिए मैं रिटायरमेंट में थी, बट फिर भी मैं इन टच तो आर्मी के साथ रही ही, क्योंकि आर्मी में हमें एक सब्जेक्ट लगता था OLQ, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज। ओके। ठीक है, उसमें हमें 14-15 ऐसी क्वालिटीज सिखाई जाती थी, डिसिप्लिन, रेजिलियंस, So मैं top 5 क्वालिटीज मेंशन करो जो एक पर्सनालिटी ग्रुप वो डिपेंड करता है बंदे के ऊपर, क्योंकि वो 14-15 क्वालिटीज हैं, किसी को कोई सूट करती, किसी को कोई। तो मुझे क्या सूट किया, या उसमें बेसिकली पर्सनालिटी डेवलपमेंट था, एटिकेट था, यानी कि आउटर अपीयरेंसेस, डिसिप्लिन, क्रिटिकल थिंकिंग, इस टाइप की चीज़ें, मैनेजिंग, सेल्फ मैनेजमेंट। तो ये चीज़ें मेरे को ये सब्जेक्ट बड़े अच्छे लगते थे। तो अब मैंने क्या किया कि जब मैं घर में भी थी तो मेरे फ्रेंड्स आते थे, कुछ आते थे, तो उनको मैं सिखाती थी चम्मच कांटे से ऐसे खाते हैं, ऐसे ड्रेस पहनो, ये कलर पहनो, ये पहनो। तो मुझे कहती थी कि तू तो इतना अच्छा इस चीज़ को जानती है, तो इसको समझाती कि नहीं, पढ़ाती कि नहीं लोगों को। ओके।
तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जहाँ बात आती थी, कोई सीखना ही नहीं चाहता था उस ज़माने में। हाँ, तो जैसे आपने बोला सॉरी डैडी, तो वही था कि उस ज़माने में पेरेंट्स यही कहते थे कि डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर यही होते थे कि बनो आप, या ट्रेडिशन। और सारा का सारा फोकस होता था पढ़ाई के ऊपर। मतलब बाहर, पढ़ाई से बाहर देखते ही नहीं थे कुछ और नहीं देखता था। हाँ, अभी उनको ज़्यादातर वैसे- जब पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करो ना, तो पेरेंट्स ये सोचते थे कि इनको तो मॉडल जैसे बना देंगे, बच्चे बिगड़ जाएंगे, यू नो, इस टाइप का एटमॉस्फेयर लगता था उन्हें। सही है मैम। बट जब कंप्यूटर्स वगैरह आ गए ना, ग्लोबल हम थोड़े थोड़े होने लगे, थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ा, ग्लोबलाइजेशन शुरू हुई वर्ल्ड में, तब पेरेंट्स ने भी रियलाइज़ किया कि भाई अगर बच्चे को इंटरनेशनली भी कहीं काम करना है या किसी इंटरनेशनल फर्म में काम करना है, सही है। तो भाई वो तो सबसे पहले ये देखेंगे कि बच्चा पूरा पैकेज होना चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ उसकी पर्सनालिटी भी है। तो उन्हीं दिनों जब मैं छुट्टी पे आई हुई थी शिमला अपने घर, यस मैम। तो वहाँ पे हिमाचल क्वीन का कोई कॉन्टेस्ट चल रहा था, तो छुट्टी पे थी तो मैंने भी अप्लाई कर दिया और वो भी मैं जीत गई। तो मुझे अब ये समझ थी कि पैजेंट में तैयारी कैसे करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, तो वो चीज़ भी लोगों को तो पता थी। तो जो लोग पैजेंट्स में जाते थे उस ज़माने में भी, वो मेरे पास आते थे, सीखते थे मेरे से। लेकिन बड़े लेवल पे मेरे को फिर वहाँ उनके स्कूल में चांस मिला पढ़ाने का, और फिर धीरे धीरे एक्सपोजर हुआ मिस इंडिया की तरफ, मिस यूनिवर्स की तरफ, वगैरह वगैरह। और फिर धीरे धीरे ऐसे बहुत से पैजेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं जो मेरे साथ जुड़ते चले गए। मतलब मैं तो काउंट भूल गई हूँ कितने पैजेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे बिल्कुल भी, क्योंकि महीने में 6-6, 7-7 अलग अलग पैजेंट्स चलते ही चलते हैं। अच्छा। तो आप सोचो एक साल में कितने होते हैं। तो मैम ये पेजेंट वर्ल्ड के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। जैसे अगर कोई मॉडल बनना चाहता है तो मतलब आप बोथ को हैंडल करते हो, बोथ जेंडर मतलब? हाँ, मैं बोथ जेंडर्स को हैंडल करती हूँ, लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँगी, बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि पैजेंट और मॉडलिंग एक ही चीज़ है। नहीं, अलग है, बिल्कुल दोनों चीज़ अलग है। ओके, एक्सप्लेन कर दो। हाँ, मॉडलिंग में तो आप कोई भी चीज़ डिज़ाइनर की पहनकर रैंप पे फैशन शो करते हो। ओके। पैजेंट में आप अपने को रिप्रेजेंट करते हो और अपने स्टेट को या खुद को रिप्रेजेंट करते हो, और एक किंग या क्वीन का ताज पहनते हो कि भाई ये इस शहर की सबसे सुंदर लड़की या लड़का है, ये भारत का सबसे सुंदर लड़की या लड़का है। तो मैम इंडिया में कितने प्लेटफॉर्म है अभी? हजारों। हजारों? हाँ, जब मैं शुरू किया था तो 1-2 ही थे। मिस इंडिया बहुत नोन था, ठीक है। हाँ, मिस इंडिया था, मिस यूनिवर्स था। मिसेस के कोई कॉन्टेस्ट होते नहीं थे, शादीशुदा औरतों के लिए नहीं होते थे, आदमियों के नहीं होते थे उस ज़माने में। सही है। फिर धीरे 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 मिसेस की शुरू हुए, फिर मिस्टर्स की शुरू हुए, फिर धीरे धीरे बच्चों के भी कॉम्पिटिशन आ गए। तो मेरी सबसे छोटी स्टूडेंट 7 साल की है, जो हाँ, जो अभी पिछले साल मिस जूनियर वर्ल्ड जीत के आई है। क्या नाम है मैम? उनका नाम है मयांशी बजाज। वाओ। इंस्टाग्राम पे आप उनको गूगल करके देख सकते हैं। आई विल हैव। और सीनियर में अगर चले जाएं तो सीनियर में काफ़ी सीनियर सिटीजन्स भी हैं जो जीतते हैं। पेजेंट सीनियर्स का भी पेजेंट अलग होता है। हाँ, 60 प्लस का 70 तक चले जाते हैं, 80 तक चले जाते हैं लोग। अच्छा। हाँ हाँ, अब तो मिस यूनिवर्स वाले भी सीनियर सिटीजन को लेने लगे हैं, क्योंकि मिस यूनिवर्स अब इंक्लूसिव हो गया है। पहले क्या था कि सिर्फ ये कंडीशन होनी चाहिए थी कि लड़की की शादी नहीं हुई हो, वो 18 से 24 साल के बीच की हो, उसकी हाइट इतनी होनी चाहिए, इंडियन होनी चाहिए, ये होता था मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया के लिए। अच्छा। अब क्या है कि मिस यूनिवर्स वालों ने थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर दिया है। आप कोई भी कद के हो, अच्छा। आप किसी भी रंग के हो, ओके। आप किसी भी वेट के हो, हाँ, मोटे हो पतले हो, आप ट्रांसजेंडर हो, वो सबके लिए आप किसी उम्र के हो, उनके लिए सबके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है। तो मैम जो विनर्स लोग होते हैं उनको क्या प्राइजेस क्या मिले? डिपेंड करता है कौन से ऑर्गेनाइजेशन के मिस थ्रू। इंडिया का बता दीजिए आप। मिस इंडिया का ऐसा होता है, जो लड़की मिस इंडिया जीतती है, ठीक है, जीतने के बाद उसकी पूरी ट्रेनिंग होती है, और जीतने के टाइम भी उसको बहुत सारे स्पॉन्सर्स गिफ्ट मिलते हैं। और छोटे मोटे स्पॉन्सर्स नहीं होते, बड़े बड़े स्पॉन्सर्स होते हैं, और बहुत उनको गिफ्ट्स मिलते हैं, उनको एक्सपोजर मिलता है, बॉलीवुड में भी एक्सपोजर मिलता है। और उनको ये जो मिस इंडिया वाले हैं वो अपने अंदर ज़्यादातर बॉलीवुड में काम करते हैं। हाँ, मिल जाते हैं उनको, टीवी में, मॉडलिंग में, हर जगह उनको एक्सपोजर मिलता है, क्योंकि मिस इंडिया बड़े हेल्प करता है इन बच्चों की ना आगे भी। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं कि वो विनर बन के छोड़ दिया। अब ये जो लड़की मिस इंडिया बनती है वो फिर 2-3 महीने के बाद मिस वर्ल्ड में जाती है।
अच्छा इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। कि वैसे ही जो लड़की मिस यूनिवर्स इंडिया जीतती है वो 2-3 महीने की तैयारी के बाद फिर मिस यूनिवर्स बड़ा वाला इंटरनेशनल जाती है। तो पहले इंडिया का जीतना पड़ता है, फिर उसके बाद इंटरनेशनल आप जाते हो। ओके। ऐसा नहीं है कि आप सीधा इंटरनेशनल जा रहे हो। तो मैं इंडिया में 2025 में मनिका करके एक हाँ जी, मनिका वो मिस इंडिया जीती है, वो मिस यूनिवर्स। मिस यूनिवर्स जीती है। जी जी जी। तो आई थिंक मैंने उनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखा था, तो वो अभी शायद 3 मंथ के बाद बाहर जा हाँ जी, वो जा रही है मिस यूनिवर्स में। मिस अभी वो मिस यूनिवर्स इंडिया है, इंडिया। अब वो जाएगी मिस यूनिवर्स जो बड़ा वाला है उधर में, जहाँ पे पूरी दुनिया की लड़कियां आएंगी। हाँ, 140 के करीब अलग अलग देशों की लड़कियां आती उनके साथ। तो मैम आप गए हो उस वर्ल्ड लेवल वाले? मैं वर्ल्ड लेवल पे गई हुई हूँ, लेकिन मिस यूनिवर्स और मिसेस में नहीं गई हूँ। मैं मिसेस पैजेंट्स में गई हुई हूँ, मिसेस भाई। और वहाँ पे मैंने पर्सनली देखा है कि किस तरीके से अब तो हर देश में, अब जहाँ भी इंडियंस हैं वहाँ पे भी पैजेंट्स चलते हैं। मिस इंडिया अमेरिका, मिस इंडिया अफ्रीका, मिस इंडिया ऑस्ट्रेलिया, सही। मिस इंडिया नेपाल, जहाँ भी इंडियंस हैं वहाँ पर पैजेंट्स होते हैं। उनके अपने भी कंट्री के मिस ऑस्ट्रेलिया अलग होता है, मिस कनाडा अलग होता है, मिस यूएसए अलग होता है, लेकिन मिस इंडिया यूएसए भी होता है। मतलब मैंने बताया ना, बहुत सारे हो रहे हैं। तो मैम रीता हाउस जो आपने स्टार्ट किया था, वो मैम आपका नाम ये शुरू से सेम नाम है कि आपने चेंज किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? सो इनिशियली मेरे नाम से ही शुरू किया था, रीता गंगवानी एंड एसोसिएट्स के नाम से। सही है। लेकिन मुझे लगा कि इसमें ये नहीं पता लग रहा कि मैं करती क्या हूँ, ठीक है। तो फिर मैंने रीटा गंगवानी भी रखना था, तो इसीलिए नाम उसको दिया रीगा हाउस। RI फॉर रीटा, GA फॉर गंगवानी। सो रीटा गंगवानी इज हाउस ऑफ पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन। लोग बोलते हाउस क्यों रखा, इंस्टीट्यूट भी बोल सकते थे। तो मैं ये कहती हूँ, मेरी जो प्रेरणा थी इसमें वो थी मेरी टीचर्स, कि एक वो टीचर थी जिसने मुझे थप्पड़ मार के जेल में डाला, एक वो टीचर थी जिसने हाथ पकड़ के बाहर निकाला। तो मैं हमेशा वो ही उस टाइप की टीचर बनना चाहती थी कि अगर मैं कभी जिंदगी में टीचर बनी तो ऐसे बनूंगी जो बच्चों को अंधेरे से बाहर लेके आए, और एक घर वाली फीलिंग। मेरे पास जो भी स्टूडेंट्स आते हैं वो कभी भी ये नहीं कहते कि एक इंस्टीट्यूट की फीलिंग आती है, वो ये कहते हैं कि एक घर की फीलिंग आती है, और घर पर ही मेरा इंस्टीट्यूट है। अच्छा। हाँ, अलग एरिया में है, सही है। और घर पर ही है, ताकि बच्चों को कहीं भी ये ना लगे। किसी को वॉशरूम जाना है, कोई रेस्ट करना चाहता है, कोई सोना चाहता है, दे आर ओपन, क्योंकि घर है। और वो घर के जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के पास लौट के आता है, वो फीड देना चाहती थी कि भाई आप एक माँ के पास आए हो, क्योंकि मेरा काम है आप लोगों को अंधेरे से रोशनी की तरफ लेके जाना। तो नाम इसलिए रीगा हाउस रखा। और फिर धीरे धीरे अब जब मैंने कहा ग्लोबलाइजेशन होनी शुरू हुई, लोगों को समझ में आने लगा कि हाँ पर्सनालिटी भी जरूरी है, तो कॉलेजेस ने अप्रोच करना शुरू किया, हॉस्पिटल्स में अप्रोच करना शुरू किया कि हमारे स्टाफ को सिखा दीजिए, कॉर्पोरेट्स ने अप्रोच करना शुरू किया, क्योंकि नया था कुछ। तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स इतने आसानी से नहीं मिले, छोटे से शुरू करते करते करते, क्योंकि मैंने आज तक ना कभी एड्स डाली है, ना मैंने कभी अपनी मार्केटिंग की है। सही है। आज जो भी काम मुझे मिलता है वो वर्ड ऑफ माउथ, मतलब जो बच्चे सीख के जाते हैं वो आगे बताते हैं, और आगे से फिर और बच्चे आते हैं। तो काम ऐसा करो, जिंदगी में जो भी करो अपनी शिद्दत से करो, 100% डाल के करो, और काम ऐसा करो कि उसकी जो सुगंध है ना वो अपने आप फैले, और खुद ब खुद लोग खींचे चले हैं। अपने आप आपने अपनी तूतरी बजाई तो फिर क्या फायदा है ना काम का, जो आजकल बहुत हम इंस्टाग्राम वगैरह पे देख रहे हैं। सही है मैम। क्योंकि लोग ले भी लेते हैं, ऐसे लोगों के पास चले भी जाते हैं, फिर रोते पीटते आते हैं कि भाई उन्हें कुछ नहीं मिला वापसी। कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते 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 मेरी मुलाकात हुई एक फॉर्मर मिस इंडिया थी, मेहर बसीम। ओके। उन्होंने भी अपना फिनिशिंग स्कूल इंडिया में खोला था। अच्छा। तो उनको भी ज़रूरत थी कि कोई पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कोच मिले। या तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने वहाँ पे भी पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ानी शुरू करी, और वहीं पे मेरी मुलाकात पैजेंट के वर्ल्ड से हुई। ओके। यानी कि ब्यूटी कौन से ईयर की बात बता रहे हो मैम? ये भी लेट 80s की ही बात है। लेट 80s की बता रही सब? अच्छा। तो लेट 80s अर्ली 90s आप कह लीजिए। तो वहाँ पे मेरी मुलाकात जब हुई, उससे पहले भी पैजेंट्स के कुछ लोग तो मुझे मिले थे जो मिस इंडिया, मेरी अपनी क्लास फेलो मिस इंडिया में गई थी। अच्छा। हाँ, स्वीटी गरेवाल नाम था उसका, आई थिंक 83-84 में वो गई थी। तो वो भी मेरे पास आई थी कि मुझे कुछ सिखा दे। अच्छा। खुद मैं 82 में हिमाचल क्वीन बनी। क्योंकि हाँ, मैं खुद भी पैजेंट विन करके 82 में गई, क्योंकि मैं वो फील्ड भी बचपन से, क्योंकि मैंने कहा ना मैं ब्यूटी क्वीन भी बनना चाहती। तो अब जब मैं आर्मी में थी तो मुझे ये सारे एक्सपोजर मिले, क्योंकि मैं एक सिंगर थी, तो आर्मी में भी आर्मी को रिप्रेजेंट करने सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स में इधर उधर जाना, तो ऐसे ही मिस्टर के भी हो रहे हैं।
तो मेरे मिस्टर्स के साथ भी मैं जुड़ी। सबसे पहला जो मिस्टर था वो रूबरू कंपनी है करके, तो उन्होंने शुरू किया था सबसे पहले, रूबरू मिस्टर इंडिया, रूबरू मिसेस इंडिया। तो उनके साथ जुड़ते जुड़ते मुझे फिर मेल पैजेंट्स के भी बारे में बहुत अच्छे समझ में आने लगा। मेरे बहुत से बच्चे वो भी जीते हुए हैं। और फिर मेरे पास एक सबसे यंगेस्ट लड़का है जो मेरा पीटर इंग्लैंड मिस्टर इंडिया ऐसा जीत के आया, लक्ष्य चौधरी नाम है उसका, जो इस बार मिस्टर इंडिया जो टाइम्स वालों का है उसमें भी टॉप में था। हमारा दूसरा जेसन लड़का है जो मिस्टर ग्लोबल है, विष्णु चौधरी है मिस्टर इंटरनेशनल है। मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, अगर आप मुझे गूगल करेंगे तो बहुत बच्चों के नाम आपको मिलेंगे। सही। तो ऐसे ही मिसेस में भी बहुत बड़े बड़े नाम आपको टॉप मिलेंगे। 3 बता दीजिए मिसेस में। मिसेस में एक नाम है डॉक्टर सपना मिश्रा, ओके, जो मिसेस इंटरनेशनल जीती। सही। वो फोर्टिस में रोबोटिक गायनोकोलॉजिस्ट हैं। मिसेस में डॉक्टर नेहा त्यागी हैं, सही। जो मिसेस यूनिवर्स के लिए गई थी। एंड शी इज़ ऑल्सो अ डॉक्टर इन, आई थिंक डॉक्टर लाल पैथ लैब में सीनियर पैथोलॉजिस्ट हैं। अच्छे अच्छे ओहदों पे हैं बच्चे। लेकिन क्या होता है ना, बचपन में सारी लड़कियां मिस इंडिया बनना चाहती है, पर वो पढ़ाई में टाइम निकल गया, यहाँ पेरेंट्स ने नहीं अलाउ किया, फिर शादी हो गई, बच्चे छोटे हैं, आप नहीं कर पाते। एक टाइम आता है, अब क्यों कई लोग पूछते भाई सीनियर 60-70 लोग वाले कैसे आ रहे हैं, भाई अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली हो गए, मतलब उनके बच्चे शादी कर गए, सब हो गए, और वो सपना अभी भी जिंदा है बचपन का। अब वो सपना पूरा करना है भाई, जाने से पहले सपना पूरा करना है, तो भाई आज कर लो, और अब तो रास्ते खुले हैं, पूरे कर लो, ऐसा भी है। और आजकल तो मतलब न्यूबॉर्न बच्चों के भी पेजेंट्स होते हैं तो ये एक इंडस्ट्री बन गई है। हमारे ज़माने में हम अपने ही कपड़े पहनते थे, हम अपना मेकअप खुद करते थे। अब क्या है कि मेकअप आर्टिस्ट अलग हैं, कोरियोग्राफर्स अलग हैं, शू डिज़ाइनर्स अलग हैं, ड्रेस डिज़ाइनर्स अलग हैं। मतलब ये पूरी इंडस्ट्री बन गई है बड़ी। मुंबई में मतलब आपने कोई हीरो हीरोइन का आपने? देखो हीरो हीरोइन हैं, उनके बच्चे भी हैं, बट होता क्या है कि जब हम क्लाइंट लेते हैं ना, तो क्लाइंट स्पेशली जो सेलिब्रिटी क्लाइंट्स होते हैं उनके साथ हमें एक क्लॉज साइन करना पड़ता है, जिसमें कि हम उनके नाम जो हैं वो पब्लिकली नहीं ले सकते। हर एक के अपने रीजंस होते हैं। आपके थे स्टूडेंट? ऐसे तो कितने मिनिस्टर्स भी हैं, कितने सीईओज हैं बड़े बड़े कंपनीज के, बट आप एक बार वो साइन कर लो तो आप नहीं बोल सकते अनलेस आपकी उनको परमिशन हो। तो वो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ हैं कुछ बड़े बड़े स्टार्स हैं, कुछ उनके बच्चे भी हैं जो मेरे से कोर्स लिए हुए हैं, या और आते भी रहते हैं, ऑन एंड ऑफ आते रहते हैं। इस वक्त भी मैं कुछ ऐसे स्कूल्स में पढ़ा रही हूँ जहाँ बहुत से सेलिब्रिटीज़ के बच्चे पढ़ते हैं, तो उनके स्कूल्स में मैं पढ़ा रही हूँ। मैं स्कूल के नाम नहीं ले सकती, बट आप ढूंढ सकते हैं उनको, वहाँ पे भी मैं पढ़ा रही हूँ। तो उन स्कूलों में भी आप उन बच्चों से भी पूछेंगे तो वो बच्चे भी आपको बताएंगे कि हाँ मैम आती हैं, हमको एटिकेट सिखाती हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाती हैं, क्योंकि लाइफ मैनेजमेंट सिखाती हैं, क्योंकि बचपन से ही जब आप संस्कार डालो, और मेरा मकसद क्या है, इंडियन संस्कार को आगे लेके जाना, इंडियन कल्चर को प्रमोट कर रहे हो। हाँ, क्योंकि क्या है ना, एक ज़माना था जब हम क्रेजी होते थे, फॉरेन चीज़ें हमको मिल जाएं, फॉरेन की चीज़ें मिल जाएं, मुझे बाहर जाना है, मुझे ये करना है, मुझे करना है, हम बहुत बाहर की तरफ अट्रैक्ट होते थे। सही है। और फिर वो एक ज़माना भी आया जब ये केबल्स आए, टेलीविजन आए, तो जो हमारा यूथ था ना, तो वो पिक्चर विक्चर देख के उन्हें लगा कि पब्स में जाना, स्मोकिंग करना, यू नो छोटे छोटे, हाँ ये जो कुछ ड्रेसेस स्पेसिफिक टाइप की हैं कि ये पहनना ही मॉडर्निज्म है, मतलब तभी हम मॉडर्न कहलाते हैं। तो क्या इंडियन में वुमेन साड़ी पहन के मॉडर्न नहीं कहलाई जा सकती? वो भी कहलाई जा सकती। हम वेस्टर्नाइज होते चले गए, और वो लोग वो योगा आयुर्वेदा वो इंडियनाइज होते जा रहे हैं। मतलब आप बाहर के मुल्कों में देखो तो हमारे इंडियन कल्चर को इतना मान सम्मान मिलता है, और हम वहाँ होते हुए भी उसको मान सम्मान नहीं दे रहे। मतलब साड़ी, आप सोचिए उसका अगर हिस्ट्री में जाओ साड़ी की, तो कहाँ से शुरू हुई कि भाई हमारा स्पिरिचुअलिटी के लिए मानते हैं इंडिया को, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में माना जाता है। आप देखो बड़े बड़े मंदिरों में सिला हुआ कपड़ा नहीं डाला जाता, तो साड़ी डालती हैं औरतें, क्योंकि वो सिली नहीं होती। पुराने ज़माने में ब्लाउज नहीं होते थे, पुराने ज़माने में उस साड़ी को ही ऐसे लपेटा जाता था, क्योंकि सिलाई नहीं होनी चाहिए उसके ऊपर। तो मतलब हिस्ट्री में जाओ तो साड़ी का अपना महत्व है, और आजकल के बच्चे उसको समझते नहीं। तो मैं इस वक्त जैसे जो बच्चे इंटरनेशनल जाते हैं उनको मैं सिखाती हूँ कि कोई तुमसे पूछे कि भाई नमस्ते का मतलब क्या है, तो उन्हें पूरी बताओ कहाँ से शुरू हुआ, ये संस्कृत वर्ड है, कितने अक्षरों से बना है, कैसे 5 तत्वों को मिला के हम लोग नमस्ते करते हैं, इसका मतलब क्या है। अगर हमारे यहाँ बिंदी है, किसी ने आपने बिंदी लगाई, कोई आपसे पूछे ये क्या है, आप उसको बताओ बिंदी क्या है,
बिंदी अब मॉडर्न तरीका है बिंदी लगाने का, लेकिन उस जमाने जब हम टीका लगाते थे, कुमकुम का टीका लगाते थे या चंदन का टीका लगाते थे, उसका पर्पस क्या है? मंगलसूत्र क्यों पहना जाता है? उसमें काले धागे क्यों है, गोल्डन क्यों है? मतलब इंडियन संस्कार के हम लोग दीपक कैसे जलाते हैं, हम किताबों को क्यों प्रणाम करते हैं, मतलब लोग सोचते हैं तो ये क्या ज़माने की बात है, लेकिन उन्हें उसके पीछे की साइंटिफिक रीज़न जब तक नहीं पता, अब जब पता लगता है तो वो खुद ही खिंचे चले आते हैं। कितनी ऐसी जगहें हैं जहाँ मैं इंटरनेशनल लोगों के यहाँ गई हूँ, जिनके घरों में मैंने सरस्वती माता के वो देखे हैं, उनके स्टडी टेबल्स के ऊपर, कि हाँ भाई ये माता जो है ये हमारी स्टडी के लिए है। और हनुमान जी देखें आप, देखिए कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जो हनुमान जी के लॉकेट पहन के चलते हैं। तो मेरा पर्पस ये है कि मैं पैजेंट्स को इस्तेमाल करूं कि जो बच्चे इंटरनेशनल जा रहे हैं वो असली में इंडिया क्या है, क्योंकि वहाँ के लोग अभी भी ये समझते हैं कि इंडिया के लोग वही स्नेक चार्मर्स होते हैं जो वो क्या बोलते हैं बीन बजा के सांप को नचाते। हाँ हैं, वो भी हैं, गांव में जाओ तो अभी भी मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम मॉडर्न नहीं है। हमारे यहाँ भी आके देखो, हमारे जो मॉल्स हैं वो उनके मॉल्स से भी कहीं बेटर होंगे। हम चांद पे पहुंच गए भाई। यस मैम, हम चांद पे पहुंच गए, हमारी यूएस भी हमने निकाला, मतलब कितनी चीजें मॉडर्न इंडिया में हमने करी हैं। तो लोग जब आते हैं इंडिया तब वो जब देखते हैं कि इतना मतलब सिलिकॉन वैली पूरा बना हुआ है हमारे यहाँ, हमारे आईटी के, और पूरे वर्ल्ड में बड़े से बड़े ओहदों पे इंडियन बैठे हुए हैं। यस मैम, तो जब लोग ये देखते हैं तब उनको इंडिया का महत्व पता लगता है। तो ये मेरा काम होता है कि बच्चे जो इंटरनेशनल जाएं तो मैं उनको कैसे ये संस्कार दे सकूं कि वो अपनी ज़िंदगी में भी उतारें और औरों को भी इंडिया की तरफ लेके आएं। तो मेरा सबसे बड़ा पर्पस पैजेंट का यही है, इसीलिए अलग कोच कहलाई जाती हूँ इस मामले में, क्योंकि मैं बच्चों को एक तो ज़िंदगी जीना सिखाती हूँ। हाँ ठीक है, पैजेंट में जो चाहिए वो तो सिखाऊंगी, लेकिन इसके अलावा मैं उनको ये भी सिखाऊंगी कि भाई खुद को कैसे मैनेज करो लाइफ को, और हम इंडियन हैं, हमारे अपने संस्कार को हम बाहर के मुल्क में कैसे लेके जाएं। वो जो पहन रहे पहनो, तुम साड़ी पहनो ना, तुम्हारे पास साड़ी के बंगाली साड़ी अलग है ना, गुजराती साड़ी अलग है, नवी साड़ी अलग है, तुम अपनी साड़ीज़ के अलग अलग स्टाइल लेके जाओ ना। सही है मैम। इंडियन वुमेन के अंदर मैम दे आर अंडर कॉन्फिडेंट, आपको ऐसा लगता है जी जो भी आपके बच्चे? नहीं, मॉडर्न जनरेशन नहीं अंडर कॉन्फिडेंट। हाँ, एक प्रॉब्लम जो मैं देख रही हूँ मॉडर्न बच्चे जो जा रहे हैं इंटरनेशनल, क्योंकि देखो हम साहब ऐसा नहीं कि और मुल्कों में भी नहीं है, औरों में भी है, क्योंकि घर में हम वही भाषा में बात करते जो हमारी मातृभाषा है, तो हम घर में ज़्यादातर हिंदी में बात करते सभी लोग। सही है। तो होता क्या है कि वहाँ पे इंटरनेशनल में आपको इंग्लिश में जवाब देना है। अब यहाँ पे आपने इंग्लिश तो पढ़ी है, लेकिन जब आपके मन में जवाब आएगा ना तो पहले हिंदी में ही आएगा दिमाग में, क्योंकि हिंदी पे हम बात करते। पहले हिंदी में आपने जवाब सोचा, फिर आपने उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया, फिर आपने वहाँ पे जाके बोला, तो फिर बच्चे का वहाँ फंस जाता है, उसको शब्द नहीं मिलते। तो अब पैजेंट वालों ने तो रास्ते खोल दिए हैं भाई, ये कि आप चाहे इंग्लिश में बोलो चाहे हिंदी में बोलो, लैंग्वेज बैरियर ही नहीं है, क्योंकि ट्रांसलेटर मिल जाएगा आपको, अच्छा, जो ट्रांसलेट कर देगा आपके जवाब को। तो बस यहीं पे कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा नीचे गिरता है बच्चों को, क्योंकि कई बच्चों को नहीं पता कि भाई आप किसी भी भाषा में बात कर सकते हो, अब कोई वही नहीं है। अंडर कॉन्फिडेंट कहीं पे यहाँ पर भी होते हैं, क्योंकि कुछ बैकग्राउंड ऐसा रहता है अभी भी, मतलब वैसे तो हम बहुत एम्पावर्ड है, लेकिन छोटे छोटे गाँव में अभी भी एम्पावरमेंट पहुँचनी है, जहाँ नहीं पहुँच पाई, तो वो बच्चे भी तो सपना लेके आते हैं ना। तो इसीलिए मैंने रिसेंटली एक किताब लिखी है, किताब का नाम है द ब्यूटी पैजेंट्स ग्रीन रूम। मतलब ग्रीन रूम मतलब पीछे क्या होता है, स्टेज के पीछे क्या होता है, अच्छा, बैक स्टोरी। हाँ, और ये इसलिए किताब लिखी है क्योंकि कितने बच्चे हैं जो घर से निकल के मुझ तक नहीं पहुंच सकते, और ज़माने में ऐसे बहुत से लोग भी हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। कई बार वो गलत जगह पहुंच जाती हैं, उनको समझ में नहीं आता कि सही रास्ता क्या है, गलत रास्ता क्या है। तो कई लोगों ने मुझे बोला कि मैम आप तक बच्चे कैसे पहुँचे, तो मुझे फिर दो चीज़ ही रास्ते में नज़र आई। जैसे आज आप ये पॉडकास्ट मेरा ले रहे हैं कि भाई हाँ ये कहीं बच्चों तक पहुँचेगा, ऐसे ही मुझे ऐसा लगा 2014-15 के आसपास कि मुझे किताब लिखनी चाहिए। मैंने किताब लिखी और फिर मैंने सुष्मिता सेन जो फॉर्मर मिस यूनिवर्स है उनको अप्रोच किया इस किताब के लिए कि भाई ये किताब लिखी जा रही है कि कैसे तैयारी करो घर बैठ के। और उन्होंने अपना फॉरवर्ड इस पे भेज दिया मुझे कि हाँ ज़रूर छापो ये किताब, ये मेरा फॉरवर्ड है, मेरा आशीर्वाद है किताब के ऊपर।
और ये किताब छापी गई। और वो किताब जब छप रही थी, उस ज़माने में किसी को भी नहीं पता था कि जब किताब छप रही थी तो उस में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स आए मेरे को सपोर्ट करने। और उस टाइम मेरे कुछ स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे थे वो भी आए, और उन्हीं पढ़ने वाले स्टूडेंट में मानुषी चिल्लर भी थी, मानुषी जो उस किताब के लिए वॉक भी करी है। लेकिन तब वो मिस वर्ल्ड नहीं थी, ना ही मिस इंडिया थी। अच्छा वो सिर्फ मेरी स्टूडेंट थी। वो उसके बाद मिस इंडिया बनी। तो अब अच्छा लगता है देख के कि उस बच्चे का भी आशीर्वाद इस किताब के साथ जुड़ गया। तो इस तरीके से ये किताब लिखी। और फिर जब कोरोना आया यस मैम। तो बहुत से बच्चे मेरे को अप्रोच किए ओके। कि मैम हमको समझ नहीं आ रहा है, जिंदगी इधर हो रही उधर। तो फिर मैंने एक नया मुहिम शुरू किया, विद्यादान। विद्यादान ओके। कि भाई कोई पैसे दान कर रहा है, कोई अन्न दान कर रहा है, कोई ऑक्सीजन दान कर रहा है, नो, तो मैं क्या दान कर सकती हूँ? भाई मैं विद्या दान कर सकती हूँ बच्चों को। Yes. तो मैंने फ्री ऑनलाइन पर्सनालिटी डेवलपमेंट की और पैजेंट्स की क्लासेस चलानी शुरू करी। और मैंने तब अपना यूट्यूब चैनल खोला। सही है। वो तो अभी तक मेरे को यूट्यूब चैनल की महत्व इतनी नहीं समझ में आ रही है कि मैं अभी भी इसको इतना सीरियसली नहीं लेती हूँ। ऐसे नहीं लेते हो आप? हाँ, अभी भी मतलब ठीक है, चल रहा है टाइप, तो तब मैंने उसमें सब कुछ जो मैं सिखा सकती थी पर्सनालिटी डाल डेवलपमेंट का वीडियो। अरे जिस बच्चे को मैं, जो बच्चा भी सुन रहा है ना मेरे को, अगर वो पैजेंट में आना चाहता है, मेरे पास नहीं पहुंच पा रहा या मेरी फीस नहीं अफोर्ड कर सकता, तो भाई मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ। चैनल का नाम बता दो। हाँ जी, फ्री पैजेंट ट्रेनिंग, फ्री पैजेंट एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग बाय रीटा गंगवानी। जो आप मेरे क्लास में सीखोगे ना, 99% आपको वही मिल जाएगा। ओके मैम। कितने बच्चों के मेरे पास मैसेज आए कि मैम मैं वहां से आपका वो सुन के मैंने पैजेंट जीत लिया, अच्छा। मैंने उधर मुझे नौकरी मिल गई। तो मुझे अच्छा लगता है। तो क्योंकि मुझे लगा मैंने सब कुछ वहाँ डाल दिया, अब क्या डालूं, तो इसीलिए मेरे थोड़ा सा पीछे हो गई वहाँ से कि भाई अब तो मैंने डाल दिया। अच्छा। तो बच्चे अभी भी कहते हैं डालो, पर अब क्योंकि काम इतना है कि मेरे को कई बार लगता है कि अब कौन बैठे और कौन बनाए। फिर भी मैंने शुरू किया है। अच्छा। अभी मैंने शुरू किया है दोबारा से उस चैनल पे डालना शुरू किया है, जिसमें मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्रैश कोर्स शुरू किया है। ओके। कि हफ्ते में 2 क्लास डालूंगी और उससे आप अपनी पर्सनालिटी को निखार सकते हो। तो ये 2 चीज़ें मैंने तब शुरू करी। और अब मैं अपनी दूसरी किताब पे काम कर रही हूँ, इंडियन संस्कार इन मॉडर्न टाइम। कब रिलीज हो रहा है मैम ये? टाइम लगेगा क्योंकि लिखने में टाइम लगता है। टाइम लगता है। फर्स्ट बुक को लिखने में कितना टाइम लगा मैम? वो जो पहले शुरू में मैं बताऊं, ये भी बड़ी अजीब बात है कि जब मैं लिखना शुरू करती थी, उबासी आती, सो जाओ उबासी, मतलब लिख ही नहीं पा रही थी। अच्छा। मतलब लिखना इतना बुरा लग रहा था। मतलब वही मैं बुक राइटिंग का प्रोसेस समझ चाहूँ। बहुत बुरा लग रहा था लिखना, तो मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि मैं लिखूं कैसे, लिखनी है। तो उन्होंने मुझे ये गुरु मंत्र दिया कि भाई मैं रोज सोने से पहले 1 पन्ना लिखता हूँ, 1 पन्ने से ज्यादा नहीं लिखता। हाँ रीता मैम, दिस इज द बुक का? हाँ जी, यही किताब है, द ब्यूटी पैजेंट ग्रीन रूम। अमेज़न पे आपको मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। इसके अंदर जैसे मैं आपसे कह रही थी का जो कंटेंट आपने लिखा हुआ है उस पे थोड़ा सा बात हाँ बिल्कुल बताती हूँ। और इस बुक को शोभना नारायण जी उनका और बहुत से प्रीवियस विनर्स का भी आशीर्वाद मिला हुआ है, अलॉन्ग विद जैसे मैंने आपसे कहा कि सुष्मिता सेन, इनका भी फॉरवर्ड है इसके अंदर। तो इस किताब को मैंने 4 हिस्से में बांटा हुआ है। यस मैम। प्री पैजेंट यानी कि पैजेंट से पहले क्या तैयार करना है, ठीक है। फिर ड्यूरिंग पैजेंट क्या होगा, या पोस्ट पैजेंट यानी कि जीतने के बाद आपको क्या करना अच्छा है, उसके बाद हाँ, और फिर अगर आप हार गए तो आपको क्या करना है। अच्छा वो भी था। हाँ, तो प्री पैजेंट में मतलब आपको अपने शरीर को कैसे तैयार करना है, बॉडी माइंड एंड सोल तीनों के ऊपर काम करना होगा। आपको अपना वेट पे काम करना है, डाइट पे काम करना है, फिटनेस पे काम करना है, स्किन पे काम करना है, कम्युनिकेशन पे काम करना है, अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना है। मतलब ये चीज़ें पहले तैयार करो ताकि आप ऑडिशन में जाओ और आप वहाँ सिलेक्ट हो जाओ। ऑडिशन तो क्लियर करना पड़ेगा ना, तो प्री पैजेंट ऑडिशन में जब आप जीत निकल गए, तब आपको जो भी 30-40 बच्चे जो निकले हैं जो कंपटीशन में जाएंगे। अब ड्यूरिंग पैजेंट क्या होगा, पैजेंट के दौरान जब आप वहाँ पहुँचोगे तो वहाँ अलग अलग कॉन्टेस्ट होते हैं। ओके। जैसे मिस ब्रेनी, मिस कैटवॉक, मिस ये मिस वो। तो प्री पैजेंट में आपको कॉन्टेस्ट की तैयारी करनी पड़ती है जिसमें रैंप वॉक और ये सब सीखना पड़ता है। अब उनको प्रैक्टिकली आप पैजेंट में इस्तेमाल करोगे, जो भी चीज़ें आपने सीखी हैं अलग अलग उसमें। और फिर जब आप ये सारी चीज़ें कर लोगे और अगर आप जीत जाते हो तो उसके बाद आपको 1 साल तक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। अच्छा। हाँ, मतलब अगर आप मिस इंडिया जीतते हो या मिस वर्ल्ड जीतते हो तो 1 साल तक आपको मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना पड़ेगा। अच्छा। अब आजकल पैजेंट सिर्फ ब्यूटी के ऊपर नहीं है। ओके। चाहे लड़का हो चाहे लड़की, सिर्फ ब्यूटी नहीं है। ओके मैं उसमें ये भी है कि आप सोसाइटी को क्या दे रहे हो वापसी।
इसको बोलते हैं ब्यूटी विद अ पर्पस। ब्यूटी विद ब्यूटी विद अ पर्पस बोलो, एडवोकेसी बोलो, प्लेटफॉर्म बोलो, कॉज बोलो, मतलब एक ही है कि आप वापसी क्या दे रहे हो। तो कुछ लोग बोलते हैं कि हमको चाइल्ड एजुकेशन पे काम करना है, कुछ कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करना है, कुछ कहते हैं कि हमको ट्रांसजेंडर्स के लिए काम करना है, कुछ कहते हैं कि मेरे को पोल्यूशन के ऊपर काम करना है। हर एक का अपना क्या देना है सोसाइटी को। तो 1 साल तक जो पैजेंट आप कर रहे हो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ विनर, Yeah, ma'am. प्लस जो आप सोसाइटी को देना चाहते हो उस पे काम कर रहे हो। तो ये पोस्ट पैजेंट आप क्या करोगे उसके ऊपर है। और फिर कई बच्चे नहीं जीतते, अब देखो 1 2 3 ही जीतेंगे ना, बाकी तो, पर आप वहाँ तक पहुँचे वही बड़ी बात है। तो अपने को कैसे संभालें, क्योंकि कई बच्चे इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं, गिर जाते हैं, ज़िंदगी से हार मान लेते हैं, क्योंकि वो पर्सनल ले लेते हैं इस बात कि शायद मैं सुंदर नहीं हूँ अच्छा इसीलिए नहीं जीती। अरे सुंदर आप हो तभी तो वहाँ तक पहुँचे थे, लेकिन विनर नहीं बने तो वो, तो फिर उनको जो टूटे हुए बच्चे हैं उनको कैसे जोड़ना है खुद को, इसमें लिखा है इसमें सारी मोटिवेशन है। वाओ मैम। तो 4 हिस्सों में इसको डिवाइड करके लिखा था। मैम यहाँ पे आपने एक टॉपिक देखा था आपका सोशल एटिकेट्स। हाँ जी, एटिकेट मतलब मैनर्स। या आई नो मैम। हाँ जी, तो मैम सोशल एटिकेट्स आप क्या सिखाते हो, मतलब अपने सोशल एटिकेट जो बच्चे पैजेंट में जा रहे हैं या एज सच भी सोशल एटिकेट में आता है कि आप लोगों से मिलो, तो उसको बोलते हैं मीटिंग एंड ग्रीटिंग एटिकेट। ओके अलग अलग तरीके से अलग अलग कल्चर्स में लोग मिलते हैं। अगर मैं किसी को गिफ्ट दे रही हूँ तो क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, क्योंकि जैसे अगर आप चाइना की तरफ जाओ तो 3 नंबर को लकी नहीं मानते हैं, हम लोग इंडिया में 13 नंबर को लकी नहीं मानते हैं। सही है। तो आप क्या किसको गिफ्ट दे रहे हो, आप कहीं पे जा रहे हो, क्या ओकेजन है, मुझे क्या तैयार होके जाना है, कौन से रंग मुझे पहनने चाहिए, कौन से नहीं पहनने चाहिए, कैसे चम्मच कांटे से खाना है, कैसे कैसे किसी को अप्रिशिएट करना है, थैंक यू नोट भेजना है, कितना कुछ है जो आप सीख सोशल एटिकेट्स में। सोशल एटिकेट। यो मैम थोड़ा रैंप वॉक पे बात करूँ। रैंप वॉक जी, रैंप वॉक होता है 2 तरह का। अच्छा एक होता है मॉडलिंग वॉक, वो अलग होता है। अच्छा एक होता है पैजेंट वॉक, वो अलग होता है। अलग अलग हाँ जी, पैजेंट वॉक में तो आप खुद को बेच रहे हो ना, नॉट बेच रहे हो, इट्स लिटरली मतलब आप प्रोडक्ट हो, ओ आप सामने आ रहे हो। एक पैजेंट के अंदर अलग अलग राउंड्स होते हैं। इवनिंग वेयर गाउन होता है, स्विम वेयर होता है, स्पोर्ट्स वेयर होता है, सबकी वॉक अलग किस्म की होती है। अच्छा। तो वो होती है पैजेंट वॉक। वॉक मतलब स्टेज पे चलना, या मैम। म्यूजिक के साथ चलना। या कैमरा शाही स्टूडेंट्स भी आते हैं आपके पास, कैमरा हाँ, कैमरा शाय स्टूडेंट्स भी आते हैं। तो पहले तो उनके अंदर मेरे को वही कॉन्फिडेंस जानना पड़ता है जो मेरे अंदर मुश्किल से आया। बचपन में। हाँ, कि भाई जो हो जैसे हो खुद को एक्सेप्ट करो। और फिर वो उनको मिरर में देख के जब वो खुद को एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं आईने में देख के कि हाँ मैं जो हूँ जैसे हूँ अच्छी हूँ, मेरे जैसे तो कोई है ही नहीं, वो जब फीलिंग आनी शुरू होती है ना तो धीरे 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 उनको डर हटता है। तो पहले वो सेल्फी से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद उनको डालना शुरू करते हैं, या और फिर धीरे 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 जब वो रेडी हो जाते हैं तो फिर मैं उनको प्रॉपर पोर्टफोलियो की तरफ खींचती हूँ पोजिंग सिखा के। तो रीता मैम जैसे आप इंडिया का जो मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड जो जीते हैं, आपको कुछ टॉप नाम से बताना चाहोगे जो इंडियन हिस्ट्री में जीते हैं? इंडियन हिस्ट्री में मिस यूनिवर्स हिस्ट्री में जाने से अच्छा मैं आपको प्रेजेंट में बता देती हूँ। प्रेजेंट में अगर हम मिस इंडियाज की बात करें तो मानुषी चिल्लर हो गई 20 हमारी, हाँ वो तो फिर मिस वर्ल्ड के लिए भी गई। फिर है शिफाली सूद है जिसकी मैं लाइफ कोचिंग करती थी। सही है। श्वेता शारदा है, दिविता राय है, सिन्नी शेट्टी है, नंदिनी गुप्ता है। या मैम। मिस यूनिवर्स की तरफ लें तो प्रेजेंटली में जो है मनिका वो है, फिर रूश है, महक ढींगरा है। मिसेस की तरफ चले जाएं तो मिसेस में सबसे बड़ी बात ये है कि मैं पूरे वर्ल्ड में आई एम द ओनली कोच जिसने बहुत ही चैलेंजिंग पैजेंट्स को ट्रेन किया है। मिस डेफ, मिस ब्लाइंड, अच्छा, मिस व्हील चेयर, मिस प्लस साइज, मिस ट्रांसजेंडर, मतलब जिनको बाकी पैजेंट वाले इग्नोर करते हैं कि इनको कैसे सिखाएंगे, वो चैलेंजेस भी मैंने लिए, उनको सिखाया। मेरी बच्ची जो मिस डेफ है वो जीत के आई है, मिस डेफ वर्ल्ड जीत के आई। क्या नाम है मैम? उसका नाम है विदिशा बाल्यान। ओके। फिर मिस व्हील चेयर सोनिया चौधरी, वो जीत के आई। फिर मिस ट्रांसजेंडर शेनी सोनी, मिस ट्रांसजेंडर, वो जीत के आई। मिस प्लस साइज, वो जीत के आई। तो मतलब ऐसे पैजेंट्स जिनको कोई आराम से नहीं सिखाता, वो सारे बच्चे भी अब मेरे पास आ जाते हैं कि मैम मुझे सिखा दीजिए। और जूनियर तो मैंने बता ही दिया आप, मयांशी बजाज है, और कुछ बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं। आई होप आने वाले टाइम में वो भी कुछ इंडिया के लिए लेके आए। तो मेरा कंट्रीब्यूशन इंडिया को
जो मेरा अलग है वो ये है कि पैजेंट्स के थ्रू, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के थ्रू इंडिया को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे लेके जाना, ताकि लोग, अब देखो इंडिया को सब लोग बड़ी अच्छी नज़र से देख रहे हैं, हम लोग राइजिंग इकोनॉमी में हैं और जैसे मैंने कहा हमारे बहुत से लोग पूरी दुनिया में बेस्ट प्लेसेस पे बैठे हैं, तो इंडियन संस्कार को भी तो लोग देखें ना, तो वो इन बच्चों के थ्रू मैं पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप कि मेरी ये जो कोशिश है वो दुनिया देखे। वाह मैम, मुझे आपका बोला सही लगा मैम, जो पेजेंट आप डेफ और व्हील चेयर वाले को सपोर्ट। आई एम दी ओनली, इसके लिए मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला हुआ है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज है इसी के लिए। दी ओनली कोच इन द वर्ल्ड जिसने इतने सारे डाइवर्सिफाइड प्रोफाइल को, क्योंकि मेरे लिए तो बच्चा बच्चा है, ठीक है ना, मैं ये नहीं देख रही कि आपने मुझे बताया कि मुझे इस पैटर्न में जाना है, मुझे तैयार करा दो। अब ये मेरे ऊपर है कि मैं कैसे खुद को ढालूं कि मेरी बात आप तक पहुंचे, चाहे इशारों से पहुंचे, या कई बच्चों को मुझे इशारे से सिखाना पड़ता है क्योंकि वो नहीं मेरी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं, इशारों से सिखा रही हूँ, चल के सिखा रही हूँ, लिख कर सिखा रही हूँ। जो बच्चा नहीं सुन पाता था उसको मैं कई बार लिख के बताती हूँ। रियली टीडियस में। हाँ टीडियस तो है, बट ठीक है ना, वो कुछ कर गए और वो अपने पैरों पे खड़े हो गए, देश का नाम रोशन कराए। इससे बड़ी, कितना भी बड़े से बड़ा अवार्ड मिल जाए ना, लेकिन इससे बड़ी खुशी एक टीचर को तब तक नहीं मिलती जब तक कि उसका वो बच्चा जिसको लगा था कि मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा, जैसे मुझे लगा था एक बार, और मेरी टीचर ने मुझे पैर पे खड़ा किया, तो वही टीचर बनने की मैं कोशिश कर रही हूँ। रीता मैम, जैसे इंडिया में क्या होता है कि आप 60 एज अटेंड करने के बाद रिटायरमेंट पीरियड आ जाता है लोगों का, तो दे ऑलवेज सी देयर लाइफ एज ए नेगेटिव सेंस कि अब तो मेरा लाइफ ख़त्म हो गया, अब करने को कुछ नहीं है। तो आप इस प्लेटफॉर्म से आप क्या मैसेज दोगे वो सीनियर सिटीजन के लिए जो अबाउट 60 ईयर्स हैं? अब मुझे लगा आप अभी काफ़ी हेल्दी हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल में हम कैसे रखा? तो सबसे पहले तो जितने भी सीनियर सिटीजन हैं वो ये बात मान ले कि भाई गए वो ज़माने जो 60-70 में लोग चले जाया करते थे। सही है। आप लोग 80-90-100 तक भी जी रहे हैं, है ना। हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हो गई हैं, खाना पीना इन्हों लोग सोच समझ के खा रहे हैं, हम लोग कॉन्शियस हो गए हैं कि हमें जिम भी जाना है, वॉक भी जाना है। हमें जिम नहीं जाती पर घर पे जिम है। अच्छा। हाँ कभी कभी जाती हूँ, पर मैं वॉक पे ज़्यादा जोर देती हूँ। वॉक मतलब मॉर्निंग वॉक, इवनिंग? मॉर्निंग मतलब 10,000 स्टेप्स अगर आपने कर लिए ना मिनिमम इन अ डे, तो हाँ, तो आपने अपना गोल अचीव कर लिया। ऊपर जाओगे तो बहुत अच्छा है, सही है, पर 10 तो कम से कम करो। तो मैं खुद देखती थी कि मेरे अपने फ्रेंड्स जो मेरी उम्र के हैं वो मतलब घर में सास बहू टाइप माहौल होता था, मतलब चुप खुद भी बीमार पड़ी हुई है, बिस्तर पड़ी हुई है। तो पहली चीज़ तो ये अच्छा लाइफस्टाइल लाने के लिए ये ध्यान में रखो कि आपकी ज़िंदगी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके। ये मत बच्चों के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। सही है। अगर आप ये सोचने लगोगे कि बच्चे आपका ख्याल रखेंगे, तो बच्चे अपनी लाइफ में आजकल खुद बहुत बिजी हैं, उनके पास नहीं होगा इतना टाइम। अपना ख्याल आपको खुद रखना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले तो उठते ही बी पॉजिटिव का कैप्सूल खा लो कि भैया जो भी होएगा मैंने पॉजिटिव रहना है, बुरी चीज़ें भी होंगी अच्छी भी होंगी, आपने पॉजिटिव रहना है। दूसरा, अपने खान पान पे ध्यान दो, आप खा क्या रहे हो। हाँ, तो हैवी चीज़ें इस उम्र में हमें सूट नहीं करती हैं। ठीक है, कभी कभी चीटिंग चलती है, हम भी करते हैं छोले भटूरे कभी कभी, पर आप थोड़ा सा ऐसा खाओ जो आपको लगता है कि आपकी डाइजेशन ठीक रहेगी, आपका पेट साफ रहेगा। पानी पे बहुत अच्छा जोर दे के रखो। 20 kg बॉडी वेट पे 1 लीटर पानी ज़रूरी है आपके लिए इस उम्र में। अच्छा, आप पानी अच्छे से पियो। प्लस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि खाने का अगर ध्यान दे रहे हो तो दिमाग में क्या जा रहा है उसका भी ध्यान दो। इस एज में मैम आपकी डेली रूटीन कैसा रहता है? मतलब फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग बताना चाहो तो आप मॉर्निंग में कितने बजे उठते? हाँ जी, मैं अमृत वेला में उठती हूँ 3:30 बजे। अच्छा। हाँ जी, 3:30 बजे उठ के थोड़ा सा फ्रेश होके मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ और 4:30 से लेके 6 बजे तक मैं अपने शुक्राने लिखती हूँ कि मुझे ज़िंदगी में क्या क्या मिला है, हर चीज़ का शुक्राना। अच्छा। मतलब मेरे बिस्तरे का शुक्राना, मेरे चादर का शुक्राना, मेरे एसी का शुक्राना, मेरे को आज जिंदा उठा दिया उसका शुक्राना। मतलब मेरे 80 थॉट्स लिखते हो? हाँ, सब पॉजिटिव। मतलब आपको शुक्राना लिखने बैठे तो आपको एक करोड़ चीज़ें मिल जाएंगी शुक्र करने के लिए। अपनी सांसों से लेके अपनी, आप मुझे बताओ, ग्रेटफुल। हाँ, आप अपनी आंखें कितने करोड़ में बेचोगे? कोई नहीं बेचना चाहेगा। हाँ, आप अपने कान कितने करोड़ में बेचो? कोई नहीं बेचना चाहेगा। अरे आपके पास तो करोड़ों की बॉडी है, उसका ही थैंक यू कर लो। ये जो ब्रह्मांड में 5 हमारे तत्व हैं उनका थैंक यू कर लो। आज तक जितना पैसा आपके हाथ में आया उसका थैंक यू करो। जितने लोग आपकी ज़िंदगी में आए उनका थैंक यू करो। मतलब लिखते चले जाओ। तो मैं 5:30 मतलब 6 बजे तक मेरा ये रूटीन होता है। थैंक यू करते करते उस टाइम में मैं सुबह
गर्म पानी भी पीती हूँ, अच्छा सिप करती रहती हूँ कि उसमें मेरा आधा लीटर पानी तो गर्म यही हो जाता है। फिर 6:30 बजे से लेके 7:30 बजे तक मैं शुक्राना की क्लास अटेंड करती हूँ। मैं कोई ना कोई कोर्स करती रहती हूँ। अच्छा, तो ये ऑनलाइन करते हो? हाँ, ये ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन वो कोर्स करती हूँ। फिर उसके बाद अब जब मैं वहाँ से खाली होती हूँ तो फिर करीबन 8 साढ़े 8 के करीब में जाके आई टेक अ बाथ, मैं फ्रेशन अप होती हूँ, तैयार होती हूँ। 9 बजे के आसपास मैं ब्रेकफास्ट लेती हूँ और उसके बाद मेरी क्लासेस शुरू हो जाती और बस सिर्फ बीच में आधा घंटा मुझे मिलता है। कोई ऑनलाइन क्लास है, कोई ऑफलाइन क्लास है, कभी मुझे कहीं बच्चों को क्लास देने जाना है, कभी मुझे किसी इवेंट पे जाना है, तो सारा दिन मेरा ऐसे ही निकलता है। लंच का एक आधा घंटा मुझे मिलता है जिसमें मैं लंच के बाद 10 मिनट के करीब आंख बंद करके वहीं बैठ जाती हूँ जहाँ पर भी बैठूँ, खाना भी पचाऊँ और साथ साथ मेरे को एक ये पावर ब्रेक मिल जाता है। और उसके बाद 6 सवा 6 के आसपास मैं डिनर खा लेती हूँ। इतना जल्दी कर? हाँ, क्योंकि मेरे को सोना भी तो होता है। 9:30 तक मैं सो जाती हूँ क्योंकि सुबह 3:30 उठना है। ओके ओके ओके। 9:30 तक मैं सो जाती हूँ और सोने से पहले मैं कभी कोई नेगेटिव चीज़ नहीं देखती। न्यूज़ वगैरह अगर मुझे देखनी है तो वो मैं चलते फिरते गाड़ी में अपने मोबाइल पे देख लेती हूँ। अच्छा और मैं कोई भी नेगेटिव चीज़ रात को सोने से पहले नहीं देखती क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पॉजिटिव चीज़ ही मेरे साथ जाए। तो रात को सोने से पहले फिर आधा घंटा मैं शुक्राना लिखती हूँ कि आज का दिन मेरा कैसा बीता, कैसा भी था, और जो सबसे अच्छी चीज़ मेरे उस दिन के लिए हुई उसका सबसे बड़ा शुक्राना कि आज तो भाई ये बड़ी अच्छी चीज़ हो गई, आज ये बड़ी अच्छी चीज़ हो गई। और अगर नहीं भी हुई तो आज के दिन का शुक्राना, उठी तो थी, काम तो किया। तो ये लिखते 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 मैं आगे बढ़ी है ना। और जो बच्चे सुन रहे हैं मैं उनको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि मेरे लाइफ में इस वक्त भी काफ़ी ऐसी चीज़ें ने इन्फ्लुएंस कर रखा है जो मुझे ज़िंदा रहने के लिए प्रेरित करती हैं, जिसमें से एक किताब है द मैजिक बुक। मैजिक बुक? हाँ, रोंडा बर्न ने लिखी है, किताब है द मैजिक बुक। हो गया। या तो उस किताब को पढ़ लो खुद ही, सही है। और सीरियसली उसके ऊपर काम करो। सही है। या मैं आपको लिंक भेज दूंगी, शुक्राना ग्रैटिट्यूड फाउंडेशन। ओके। शुक्राना जिनसे मैंने सीखी। या मैं आप इसमें 30 दिन का कोर्स है किताब में, मतलब 30 चैप्टर है। आप उनको करो रोज रोज, वो आपको सिखाएंगे कैसे शुक्राना लिखने, और आप हैरान हो जाएंगे कि जिंदगी में जो पाना चाहते हो आपको ब्रह्मांड बोलेगा तथास्तु, आपको वो चीज़ मिलेगी मिलेगी। मैं आपको खुद कह रही हूँ, आप करो। या मैम आई विल डू दैट। हाँ, तो आप YouTube पे जाके ढूंढो ग्रैटिट्यूड, शुक्राना ग्रैटिट्यूड फाउंडेशन। उनको Instagram पे ढूंढो, YouTube पे ढूंढो, जुड़ जाओ उनके साथ। जैसे ही वो कोर्स अनाउंस करे, फ्री कोर्स है, आपको कुछ नहीं देना। ओके मैम। आप उस कोर्स को करो, कर लो। और फिर आप खुद मुझे शुक्राना करोगे कि भाई ये आपने मेरे को दिया। वाह मैम, बढ़िया मैम। तो मैम जैसे मैरिज, आपका लाइफ, आपका जो मैरिज लाइफ रहा है मैम, वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है मैम। डू यू थिंक दैट कि इज इट सक्सेसफुल? सक्सेसफुल, देखो हर मैरिज को सक्सेसफुल बनाना पड़ता है, बनाना पड़ता। क्योंकि दो बंदे जब शादी करते हैं, दोनों के अलग नेचर होते हैं, अलग सोच होती है। गाड़ी को पटरी पर रखने के लिए कई बार आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कई बार उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। हर जगह आप सही नहीं होते हैं, तो ज़िंदगी में आपको बैलेंस बना के चलना पड़ता है। और हम भगवान की कृपा से टचवुड हम अच्छा बैलेंस बना के चले हैं इस उम्र तक। अब सोचिए इस उम्र पे पहुंच गए। शादीशुदा ज़िंदगी को आपको बहुत ही सोच समझ के बैलेंस बना के चलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हमें लड़ाइयाँ नहीं होती, लड़ाइयाँ सब में होती हैं, लेकिन कैसे उससे बाहर निकलना है, कैसे आपको उस इंसान की अच्छाइयों को, बुराइयों को साथ लेते हुए आगे बढ़ना है। तो मैम टॉप 3 सीक्रेट्स ऑफ योर मैरिज बताना चाहो? सबसे पहला तो मैं ये कहूँगी कि कभी भी लड़ाई को साथ लेके सो मत। दिन में लड़ाई हो गई है तो वो लड़ाई नेक्स्ट डे तक मत खींचो। अच्छा। सोने से पहले आप चाहे आप सॉरी बोलें चाहे वो बोलें, जबान से नहीं बोल सकते, लिख के कर लो, लेकिन सॉरी बोल के ही आपको सोना है। मैम इंडियन पेरेंट्स के लिए यहाँ पे मैम एक लास्ट मैसेज आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि आप काफ़ी यूनिक फील्ड में हैं। इंडिया में अभी भी इसको टैबू ही बोला जाता है, मॉडल या पेजेंट बनना। इंडियन पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं, तो आप इस पे थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए बोल दीजिए कि पेरेंट्स के लिए क्या एडवाइस? हाँ जी, पेरेंट्स जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको ये बोलना चाहूँगी कि आप कोई भी फील्ड ले लो, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी ले लो, दफ्तर भी ले लो, वहाँ पर भी बच्चे सेफ नहीं है। कहीं पर भी बच्चे सेफ नहीं है। सिर्फ ऐसा नहीं कि ग्लैमर वर्ल्ड में ही बच्चे सेफ नहीं है। सही है। दुनिया में कहीं भी बच्चे सेफ नहीं है। हर फील्ड में प्रॉब्लम आती है। ये बच्चे पे डिपेंड करता है, आपके संस्कारों पे डिपेंड करता है कि वो बच्चा अपने को कैसे कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। अगर बच्चे ने अपने को पहले दिन से ही अच्छे से कैरी फॉरवर्ड किया है तो मजाल है कि कोई उसकी तरफ उंगली भी उठा दे। अब हम भी तो ग्लैमर फील्ड में हैं, हमारे ऊपर कोई
ऐसा नई उंगली उठाता है, क्योंकि हमने खुद को संभालना सीखा है। तो आप बच्चों को पहली चीज़ तो ये, वो डॉक्टर, इंजीनियर और वो सब चीज़ें अब वो तो ख़त्म हो गई। अब अगर आप अच्छा हंस सकते हो तो आप स्टैंड अप कॉमेडियन बन सकते हो, या आप अच्छा रोते हो तो आप रुदाली बन जाओ भाई। तो मतलब कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पे आप काम नहीं कर सकते। हाँ, और हर काम पेइंग है। ऐसा नहीं है कि स्टैंड अप कॉमेडियन को पैसे नहीं मिलते हैं। आपका बच्चा आरजे बनना चाहता है, उधर भी पैसे हैं। आपका बच्चा रैंप पे मॉडल बन के वॉक करना चाहती है, उधर भी पैसे हैं। हर फील्ड में पैसे हैं और हर फील्ड में अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं। आप बस मेरी तरह ना बुरे की तरफ मत देखिए, आप आईने को अच्छे की तरफ घुमा के देखिए कि अच्छाइयाँ क्या हैं इस काम में, और आपको अच्छाइयाँ की लिस्ट कहीं ज़्यादा बड़ी नज़र आएगी बुराइयों से। तो उन अच्छाइयों की तरफ ध्यान देते हुए बच्चों को आप ये संस्कार दीजिए कि मैंने तुमको खुला रास्ता दिया है, फ्रीडम दी है, तुम जो करो करो, बस तुम ये बात ध्यान देना कि तुम हमेशा हमारी इज्जत बरकरार रखना। और बच्चों को जब ये संस्कार मिलते हैं कि हाँ मेरे को पहले दिन से ही अपने को संभाल के आगे चलना है, तो उसको कहीं भी कुछ गलती दिखेगी ना, वो वहाँ से पीछे खुद ही हट जाता है। बच्चा खुद ही हट जाता है। बच्चे आते हैं मेरे पास, मैम ये उसने ये बोला, इसने बोला। मैं उनको बोलती तुम फिर क्यों जा रहे हो उस तरह? बोलते नहीं मैम आपने बोला था, हमने तो रिस्पॉन्ड ही नहीं किया उन बंदों को। तो वेरी गुड, बच्चे में इतनी खुद ही समझ आ जाती है। आजकल के बच्चे हमारे बच्चों से कहीं ज़्यादा समझदार हैं, या उनको अच्छाई बुराई की समझ है। तो आप बस उनको खींच के मत रखिए। आपको नहीं पता आपका बच्चा कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है और वो किस फील्ड में पहुँच सकता है। किसी भी फील्ड में बच्चा आगे निकल सकता है, तो खींचने की जगह। और मेरे पास भी जो बच्चे आते हैं, मैं भी उनको यही कहती हूँ कि देखो बेटा, प्लान ए और प्लान बी दो होना चाहिए ज़िंदगी में। प्लान ए आपका पढ़ाई होनी चाहिए, सही है। अपनी पढ़ाई पूरी करो, सही है। और फिर प्लान बी अपने हॉबीज़ को पूरा करो। तो पैजेंट है या ग्लैमर वर्ल्ड है, उसको एज अ हॉबी देखो। पहले एक स्किल ले लो जिसको कल आपको दाल रोटी अच्छे से मिल जाए। तो अपने को पैरों पे खड़ा करो। बच्चे आते हैं, उनसे मैं पूछती हूँ तुम क्या कर रहे हो। अगर वो बच्चा बोलता है कि भाई मैं बीच में छोड़ रहा हूँ, तो मैं कहती नहीं, पहले पूरा करो फिर आना। या यहीं पे तो मैं डिफरेंट हूँ। मैं पैसे के पीछे नहीं भाग रही हूँ, मैं क्वांटिटी के पीछे नहीं भागती। पर्सनल गाइड का मैं क्वालिटी के पीछे भागती हूँ, पर्सनली गाइड करती हूँ और कोशिश ये करती हूँ, क्योंकि मैं भी दादी हूँ, नानी हूँ, तो मैं भी सही संस्कार ही देती हूँ ना बच्चों को एज अ नानी। क्योंकि वो कंसर्न जो पेरेंट्स का, वो मेरा भी कंसर्न रहता है, तो मैं अपने हिसाब से बच्चों को वो संस्कार देती हूँ। रीता मैम हम लोग इस पॉडकास्ट के एंड फेज पे आ गए हैं, और मैम यहाँ से आप क्या मैसेज देना चाहोगे जो एस्पायरिंग पेजेंट कैंडिडेट है, वो उनको टॉप 3 एडवाइस देना चाहो यहाँ से, तो आप क्या देना चाहोगे? मैं सिर्फ पैजेंट्स ही नहीं, मैं हर बच्चे को जो चाहे अपने को निखारना चाहता है या पैजेंट्स में या अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा करना चाहता है, 3 मैसेज दूंगी। ठीक है मैम। पहला तो ये कि अपने आप को दूसरे से कंपेयर मत करो। कंपेयर नहीं करना। हाँ, आजकल के ज़माने में हम लोग एक दूसरे को देखते कंपेयर करते रहते हैं, क्योंकि उसकी जर्नी अलग है, आपकी जर्नी अलग है। आप वो नहीं बन सकते, वो आप नहीं बन सकता। तो पहले तो अपनी जर्नी को उधर ध्यान दो। सही है। दूसरा चीज़, ज़िंदगी में पेशेंस बड़ी ज़रूरी है। पेशेंस बहुत ज़रूरी है कि पैदा होते ही बच्चा PhD नहीं कर लेता। सही वक्त पे सही काम होंगे, बस अपने काम को जारी रखो। और तीसरा, ज़िंदगी में गिरोगे, फेलियर आएंगे, तो फेलियर को एक फुटबॉल की तरह ट्रीट करो कि जितना ज़ोर से बॉल पटकते हैं ना, वो उतना ज़ोर से ऊँच चलता है। तो नीचे मत बैठे रहो कि कोई आएगा तुम्हें उठाने। क्रिकेट का बॉल मत बनो कि कोई आएगा उठाने। सही है। फुटबॉल बनो, वापस खुद उछलो। वाह। ठीक है, तो फेलियर आएंगे, फेलियर आने भी चाहिए, क्योंकि फेलियर ही आपको ज़िंदगी में सिखाता है कि तुम कहाँ गलत जा रहे थे। और आप ठीक करके आगे बढ़ोगे तो फिर आप आगे बढ़ते जाओगे, फिर गिरोगे, फिर उठोगे, फिर आगे बढ़ोगे, और एक दिन गिरते पड़ते अपने मुकाम पर पहुँच ही जाओगे। वाह मैम, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन पापा सॉरी मैम, एंड थैंक यू मैम। तो रीता मैम, ये पॉडकास्ट को हम लोग एंड करते हैं मैम यहाँ पे, और मैम पर्सनली आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू। अगर आप अपनी तरह की ज़िंदगी नहीं जी पा रहे तो आप सक्सेसफुल नहीं है। हमें सोसाइटी जो है वो डाल देती है इस ढर्रे पे कि आप क्या अचीव करेंगे, आप क्या बनेंगे, और आप उसी रट के अंदर हमेशा उसी दौड़ में लगे रहते हैं, और आप अचीव करते जाते हैं, एक्यूमुलेट करते जाते हैं, एंड देन फाइनली यू रियलाइज कि यू आर नॉट सक्सेसफुल। लोगों के लिए आपको परसेप्शन है कि आप सक्सेसफुल हैं, बट आप अगर अपनी तरह की ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं तो आप सक्सेसफुल नहीं हैं।